Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Just a minute friends, मेरा मैं पेन टैबलेट चेक कर रहा था. Okay, it is working fine. Alright friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? True, false में वोट करिए. बिनू, इकरा, नवनीत, छवि, तनिष, शिवेंद्र, नुफान, शिवा, जाहिदा, आनंद, नंदन, दांसरी, जस्ट वी मूव फॉरवर्ड. 3% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते. अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल ऐप से देख रहे हो, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, देन इट विल वर्क. क्लास में कुछ भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर दूंगा. तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, और उसके अंदर अब तक हमने कंप्लीट किया पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, पिलर 2 उसके अंदर बजट का इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, ब्लैक मनी फाइनेंस कमीशन, ये सब कंप्लीट किया. सब्सिडी और ये सब चीजें भी कल खत्म करी. नाउ वी आर इन द लास्ट लेग, पिलर 2D, जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट, एफआरबीएम ये सब हमें पढ़ना है. अब यहां पर भी हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया है. हैंडआउट यू कैन डाउनलोड इन टू वेज. सबको पता है, पर कुछ लोग लेट ज्वाइन अगर उन्होंने किया हो तो उनको बता दूं. मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मोनाल पटेल अकेडमी, नेट पे सर्च करना मिल जाएगी. उसमें स्क्रॉल डाउन करो, ये जो पीसीबी 10 रफ्तार है उस पेज को बुकमार्क कर लो. उस लिंक को क्लिक करोगे, नया पेज खुलता है. उसमें अपडेट बटन को क्लिक करो, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उसमें आप सारा माल डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज इफ यू हैव पीसी या लैपटॉप. अगर आप मोबाइल ऐप से देख रहे हैं तो मोबाइल ऐप के अंदर जाओ, कम्युनिटी सेक्शन में मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, और वहां आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो ये सब पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी. जब मोबाइल ऐप के अंदर वो आप खोलते हैं तो ऐसी पीडीएफ फाइल खुलती है. यहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं, उसको क्लिक करो, डाउनलोड का बटन आता है, देन यू कैन डाउनलोड इट. वीकली बेसिस पे भी जो प्रश्न मुझे गूगल फॉर्म से पूछे जाते हैं, यू कैन एक्सेस थ्रू दैट पीडीएफ. अच्छा, तो ये हम देख रहे थे. देखिए, कल तक जो समझा था पे कमीशन, सब्सिडी वगैरह, उसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या फैक्चुअल जनरल नॉलेज होता है. फॉर एग्जांपल कि इनमें से कौन सी चीज पहले बनी थी, फाइनेंस कमीशन, पे कमीशन वगैरह, तो वो सबके ईयर्स क्रोनोलॉजी वो सब हैंडआउट में दिया है, उस हिसाब से आप देख के याद कर लेना. आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वगैरह. वैसे तो हैंडआउट में सब दिया ही है, तो कुछ लोगों का कॉम्प्रिहेंशन पावर थोड़ा स्लो होता है. उनकी गलती नहीं है, उनके टीचर्स की गलती है. क्लास 1 से 12 उनके शिक्षकों ने उनको कुछ पढ़ाया नहीं, तो आसान सी चीज भी उनको दिमाग में थोड़ी धीमे धीमे उतरती है. तो अगर आप उनमें से हैं तो फिर कोई शर्म मत रखो, नोट पेन लेके बैठो आज, क्योंकि आज बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे. वैसे तो हैंडआउट में सब अपने दिमाग में उतरना, ये फॉर्मूला ऐसे है. सो इफ यू आर वन ऑफ देम, बेटर राइट द थिंग्स एज दे प्रोग्रेस. फिर आगे बढ़ते हैं. हाईवे देश के लिए एक संपत्ति है. कैसे? क्योंकि उससे सब माल सामान, मैंने मटेरियल भी ट्रांसपोर्टेड, और उससे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, सेल्स सब में मदद मिली. तो अगर ऐसी कोई भी एसेट है और एसेट बनाने के लिए कोई खर्चे हो रहे हैं, तो वो सब हम बजट के कैपिटल पार्ट में या पूंजीगत भाग में लिखते हैं. सो ट्रांजैक्शन डीलिंग विद एसेट्स यूजुअली वी राइट देम इन द कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट. अब यहाँ समझो कि सपोज वर्ल्ड बैंक इंडिया को 100 करोड़ रुपए लोन में दे देती है कि आप एक नेशनल हाईवे नया बना दो. तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, ये बाहर से पैसा इनकमिंग है, तो गवर्नमेंट के लिए ये क्या हुआ? रिसीट, यानी प्राप्तियां. और कैसी प्राप्तियां? कैपिटल रिसीट, क्योंकि मैंने आपको बताया बजट के कैपिटल पार्ट में पूंजीगत प्राप्तियां. सो द लोन्स रिसीव्ड बाय द यूनियन आर कैपिटल रिसीट्स. आगे मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन में पैसा दे कि ये लो 5 करोड़ और एक स्टेट हाईवे बना दो. तो इस केस में आप समझो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा आउट गोइंग है. यूनियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पैसा बाहर जा रहा है राज्य सरकार को. तो ये क्या हुआ? जब भी पैसा बाहर जाएगा गवर्नमेंट के पास से, तो होगा एक्सपेंडिचर, और क्योंकि कैपिटल पार्ट में है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द यूनियन. तो समझो चीज तो ये कि हाईवे बनाना है, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस हिसाब से उसका डेजिग्नेशन या क्लासिफिकेशन थोड़ा चेंज हो जाता है. बट दोनों ही केस में वो एक कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में लिखी जाने वाली चीज है. कोई कंपनी के शेयर्स वो उसके इन्वेस्टर्स के लिए एसेट है, संपत्ति है, क्योंकि उसमें से इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलेगा, प्राइस बढ़ गया, सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा. ये सब हम लोग पिलर 1 सी में देख चुके हैं. तो अच्छा, शेयर के साथ जुड़ी हुई कोई बाइंग सेलिंग की चीज लिखनी है आपको, तो वो भी बजट के कैपिटल पार्ट में आप लिखेंगे, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें डील करिए. मैं अपने डीमैट अकाउंट में इन्फोसिस का शेयर खरीदूं तो यूनियन के बजट में हम नहीं लिखेंगे. अब कुछ बार ये होता है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट करूं, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं वो किसी पार्टी को वो सेल करते हैं. व्हेन इन्वेस्टर्स आर बाइंग शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास भी ओएनजीसी के शेयर होंगे, वो किसी को बेच देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना पैसा अनलॉक करना है, उसे हमको कोई और दूसरी स्कीम चलानी है. अब ऐसे केस में आप समझो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज सेलिंग द ओएनजीसी शेयर, तो गवर्नमेंट को सामने पैसा मिल रहा है. हाँ, तो पैसा मिल रहा है मतलब क्या? इनकमिंग. तो ये हुआ कैपिटल रिसीट ऑफ द यूनियन. तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ? कैपिटल रिसीट ऑफ द यूनियन. फिर आप याद करो, पिलर 1B2 हमने समझा था, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करना है, क्योंकि बासेल नॉर्म्स में ऐसा सब लिखा है. तो उसको कंप्लाई करने के लिए इंडिया, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक वगैरह को सपोज 100 करोड़ रुपए देती है, और उनके कुछ एडिशनल शेयर्स बाय कर लेती है, जिसको हमने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर किया होगा, और फिर एक्स्ट्रा शेयर्स बाय किए. तो इधर गवर्नमेंट का पैसा बाहर जा रहा है, मनी इज आउट गोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो ये क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन. समझो ट्रांजैक्शन तो शेयर का ही बाइंग सेलिंग हो रहा है, बनाता है कि जाता है पैसा, उस हिसाब से कैपिटल रिसीट भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. बस तो उस हिसाब से बजट के हम लोग पार्ट बनाएंगे. तो रेवेन्यू पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. रेवेन्यू में क्या था? रिसीट. तो टैक्स में जो पैसा है, कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह. नॉन टैक्स मतलब जैसे रेलवे के टिकट्स, पोस्ट डिपार्टमेंट के टिकट्स वगैरह. फिर कंपनियों के डिविडेंड प्रॉफिट, किसी को लोन दिया था उसमें से इंटरेस्ट मिला. फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को दान में पैसा दिया, ग्रांट्स रिसीव, वो सब उसके अंदर था. फिर हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट करे, नीचे पंचायती राज बॉडी वगैरह के ग्रांट्स देते, सब्सिडी, डिफेंस, सैलरी, पेंशन के खर्चे, तो वो सब रेवेन्यू वाली चीजें थी. अब इस तरफ हम जो बात करेंगे वो सब बात हो गया प्रिंसिपल की. रेवेन्यू में हमने बात कर ली इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट किसी को पे किया. यहाँ जो मेन लोन का प्रिंसिपल था उसको किधर लिखोगे? तो कैपिटल में आएगा. अब कैपिटल में भी अभी तक हमने क्या समझा कि कुछ रिसीट हो सकता है, कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता है, उसके भी सब टाइप्स होते हैं, वो एक एक करके हम बाद में समझेंगे. तो देखिए, रेवेन्यू पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? सपोज एक सोल्जर की सैलरी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप समझो उससे कोई सीधी फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट किसी के लिए बन नहीं रही, बस वो पैसा गया. आपको सोल्जर घर जाके इन्फोसिस का शेयर खरीदे वो अलग बात है, पर वो ऐसी बात है कि ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी, वो बीरबल की खिचड़ी मत पकाओ. भारत सरकार सीधा सोल्जर को सैलरी दिया, तो क्या उसमें से फैक्ट्री बन गया, हाईवे बन गया? नहीं, वो बस उसको पैसा दिया, वो तो सोल्जर जो खर्च करे उसकी मर्जी. सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड कैपिटल पार्ट में क्या लिखेंगे? ऐसा कुछ पैसा जिससे डायरेक्टली कोई फिजिकल एसेट बनती हो, जैसे हाईवे, कोई फाइनेंशियल एसेट बन रही हो, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड, जिसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो या बाइंग सेलिंग उसका हो रहा हो, कोई टैंक मिसाइल की फैक्ट्री बन रही हो, ऐसी जो चीजें उसको हम लिखेंगे. रेवेन्यू पार्ट ऑफ बजट में हम ऐसी चीजें लिखते हैं कि जो यूजुअली 1 ईयर या उससे लेस की टेन्योर के लिए जिसको ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे सैलरी है तो हर महीने देनी है, सब्सिडी है हर साल देनी है, ग्रांट्स है हर साल देने हैं, एडवांस टैक्स किसी से वसूलना है 3-3 महीने पे लेना है. तो ये सब क्या 1 ईयर या उससे कम की सब ट्रांजैक्शन यूजुअली वहां पर लिखते हैं.
कैपिटल पार्ट में ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, कि एक बार पैसा दिया या लिया तो सालों साल तक वो रहेगा। सो यूजुअली 1 ईयर या उससे ज़्यादा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वगैरह इसमें लिखेंगे। कोई हाईवे बनाना है 10 ईयर 15 ईयर का प्रोजेक्ट है, कैपिटल पार्ट में लिखेंगे। ट्रेजरी बिल इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो एक जाति लोन एसेट्स है तो वो लिखेंगे हम कैपिटल पार्ट में, भले उसकी जो वैलिडिटी है वो 14 डेज 20 91 डेज वगैरह कुछ हो सकती है। सो दैट इज अ स्लाइट एक्सेप्शन, वो एक अपवाद है। अब पूछे जी से क्या है, टी बिल क्या है, तो भैया पिलर 1 से पहले खत्म करके आओ फिर इधर आओ। अब कुछ लोग कहेंगे तुम ये सब बता रहे तो योजना किधर गई। सपोज देयर इज अ स्कीम सागरमाला पॉट डेवलपमेंट स्कीम, बंदरगाह का निर्माण करेंगे, पुराने बंदरगाह को और बेहतर करेंगे। तो इसमें आप समझो नया अगर पॉट बनाना है तो वो तो हो गया एसेट, क्योंकि फिजिकल चीज है जिसमें से सब इनकम जनरेट होगी फ्यूचर में, तो कैपिटल पार्ट में लिखेंगे। और अगर गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर रही है ये बनाने के लिए तो आउटगोइंग में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोज 200 करोड़। ऑन द अदर हैंड सेम प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी पड़े, तो वो सब आप कहाँ लिखेंगे, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में, या कि उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के खर्चे करने पड़े, न्यूज़पेपर में सब बताना पड़े हमारी ये अकम्प्लिशमेंट है वगैरह। सो दैट इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनीवे, सो नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन द कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। सब टॉपिक इनकमिंग मनी, या जिसको हम कहेंगे रिसीट। अब ऐसी रिसीट उधारी से भी आ सकती है, तो मतलब की डेट रिसीट। ऐसी उधारी इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकती है, कि जैसे आरबीआई से लोन ले लिया, मार्केट से मतलब बैंकों से कैसे लोन ले सकते हैं, एसएलआर से, एनबीएफसी से, इन्वेस्टर से सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के ले लिया, स्मॉल सेविंग स्कीम से, वो याद करो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, महिला बचत पत्र वगैरह जो भी है, वो सब में से भी गवर्नमेंट पैसा लोन मिल सकती है। फिर प्रोविडेंट फंड जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो स्मॉल सेविंग के साथ जुड़ा है, ईपीएफओ में जो पैसा आता है उसमें से इनको लोन मिल जाता है वगैरह वगैरह। सो फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज आल्सो गवर्नमेंट कैन बोरो मनी, करेक्ट। तो ये जो पैसा लोन में आ रहा है मतलब कि इनकमिंग है, तो लोन ही है, पर उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज रिसीट, आ रहा है, कैपिटल रिसीट, सब टॉपिक डेट रिसीट, इंटरनल सोर्सेज से करीब 17 लाख करोड़ रुपीस इंटरनल सोर्सेज से हम लोग हर साल लोन में ले रहे हैं। कुछ बार ये होगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम लेना पड़े लोन, वर्ल्ड बैंक से ले लो, आईएमएफ से, ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब क्या पिलर 3 में हम लोग आराम से समझेंगे। पर बाहर से हम लोग लोन थोड़ा कम ही लेते हैं। तो अगर इंटरनल सोर्सेज से जो भी 16-17 लाख करोड़ लिए हो, तो एक्सटर्नल सोर्सेज से हार्डली 22,000 करोड़ लिए, तो टोटल फिर क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोल के जो भी 16-17 लाख करोड़ रुपए टोटल हमारी डेट रिसीट हो जाएगी। अब ये तो सब चल ही रहा था। 2019 बजट में एक नई बात करी गई, विदेशों से विदेशी मुद्रा में, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह में पहले से ज्यादा उधारी लेना शुरू करेंगे। वैसा बोल रहे हैं कि ठीक है 17 लाख करोड़ तो इंटरनल सोर्सेज में हमको रुपये करेंसी में मिला, लेकिन ये जो बाहर से मान लो डॉलर में 22,000 करोड़ लिए थे, ये कम लिए थे, थोड़े ज्यादा लेने इस बार कि 50,000 करोड़ इनसे ही ले लेते हैं। So 2019 budget, finance minister said government would start raising part of his borrowing program in external market in external currency. पहले भी तकरीबन पहले से ज्यादा धनाधन और लोन में पैसा लेंगे फॉरेन करेंसी में। तो इधर से बात शुरू होती है पॉजिटिव नेगेटिव के एस्पेक्ट है। यूजुअली पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट जो होते हैं वो मींस का माल है, लेकिन आप पाएंगे कि जब ये करेंसी एक्सचेंज के साथ बात जुड़ जाती है तो वो लोग प्रीलिम में भी एमसीक्यू के रूप में पूछते हैं कि ये वाला करेंगे क्या खराब हो सकता है, ये वाला करेंगे क्या रिस्की हो सकता है। सो देयरफॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। पहला प्रश्न ये है कि हमको बाहर जाके क्यों मांगनी है, व्हाई वी वांट टू बोरो मनी फ्रॉम आउटसाइड। उसका कारण ये है कि इंडिया के अंदर सपोज गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे, अराउंड 6 to 8% ब्याज ऑफर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी सब चीजें सेट हो गई ना। समझो फिक्स डिपॉजिट के अंदर बैंक आपको 6% ऑफर करी, तो आप मतलब जो कॉमन इन्वेस्टर है, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लोगे 2% इंटरेस्ट पे, नहीं आप एक्सपेक्ट करोगे 6-7 तो मुझे मिलना चाहिए। तो जो इक्विलिब्रियम ऐसे सेट हो गया कि भारत से अगर भारत के इन्वेस्टर से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लेनी है तो 6 to 8% की रेंज में ब्याज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन इन्वेस्टर्स को देना होगा। जबकि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट क्या चलता है, अराउंड 2-3% इंटरेस्ट ऑन डॉलर लोन्स। तो गवर्नमेंट ये सोची इधर लोकल लेंगे तो ब्याज ज्यादा है, वहां से लेके आते हैं तो मजा आएगा। सो लेट अस बोरो डॉलर्स फ्रॉम यूएसए, लेट अस कन्वर्ट देम इनटू रूपी करेंसी, और फिर उससे भी धनाधन सरकार की जो भी गरीब कल्याण योजना है वो चलाएंगे। अमेरिकी बाजार में डॉलर सस्ते ब्याज पे मिलते हैं, तो भारत सरकार अमेरिका से डॉलर में उधारी लेके इंडिया में पैसा यूज करे, ये करना चाहिए। अब इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव आर्गुमेंट हो सकते हैं, पहले कुछ पॉजिटिव आर्गुमेंट समझते हैं। एलआईसी जो कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है 95%, पहले 100% थी लेकिन अभी 5% तो जनता को बेच दिया तो 95 है। पर 95 मतलब क्या, व्हाटएवर डिसीजंस आर मेड बाय एलआईसी उसमें गवर्नमेंट का ही हुक्म चलेगा, बिकॉज़ दे आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तो होगा ये कि एलआईसी वाले मान लीजिए जनता से 1000 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करते हो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का, तो गवर्नमेंट उसको फोर्स करेगी कि अच्छा इसमें से 900 तो तुम हमें को दे दो, हमें सब वेलफेयर स्कीम चलानी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अमेरिका से सपोज $1000 मिल जाते हो तो फिर एलआईसी को वो परेशान नहीं करेंगे, नहीं तुम मत करो, तुम अपना देख लो। सो देन इट विल बी हैप्पी स्माइली फॉर मुकेश अंबानी। व्हाई? क्योंकि एलआईसी के पास जो 1000 आए थे हो सकता है उसमें से वो 900 मुकेश अंबानी को ही दे दे लोन में, या उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, या उसकी जो जियो कंपनी का नया मान लीजिए आईपीओ आता है उसमें पैसा डाल दे। तो इफ गवर्नमेंट इज बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो इंडिया की पब्लिक की जो सेविंग है इट कैन बी चैनलाइज्ड इनटू कॉर्पोरेट बोरोइंग्स, वो भारत के बिजनेसमैन को मिल जाए, तो उससे जितना जॉब क्रिएशन, फैक्ट्री एक्सपेंशन, जीडीपी ग्रोथ, ये सब में मदद मिल सकती है। सो दिस इज फर्स्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। अब हम समझते हैं नेगेटिव आर्गुमेंट या इसमें चैलेंजेस क्या है। मान लीजिए करेंसी एक्सचेंज रेट ऐसा चल रहा हो कि $1 की वैल्यू हो 6060 रुपीस, और भारत सरकार ने मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बोरोड $1 लाख प्रिंसिपल फ्रॉम अमेरिका, और उस पे मान लीजिए जो भी 2% या कुछ रिटर्न करना है इंटरेस्ट के साथ, तो यानी $1,02,000 मान लीजिए रिटर्न करने। अभी आप समझो कि $1 लाख हमें लोन में मिले हैं, लेकिन हम इंडिया के मार्केट में डॉलर तो अपना लीगल टेंडर नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी एक्सिस एचडीएफसी किसी के पास और अपने डॉलर्स को रुपी करेंसी में कन्वर्ट कराएगी। तो $1 के सामने 60 रुपये के हिसाब से 1 लाख का कितना 60 लाख रुपीस आ जाएगा, और 60 लाख रुपीस की गवर्नमेंट सब स्कीम्स चलाएगी। बट दैट मीन्स हमने ये पैसा रिटर्न भी तो करना है विद इंटरेस्ट। तो रिटर्न कितना करना है, $1.2 लाख, तो रुपये में कन्वर्ट करो वो कितना होगा, अराउंड 61,20,000, कम ज्यादा भी हो सकता है, इधर सीसेट जितना एक्यूरेट नहीं है तो कैसे लिखा है मैंने। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू कलेक्ट ₹1000 लाने होंगे। कैसे लाएगी, जनता से इनकम टैक्स लो, जीएसटी लो, रेलवे टिकट, पोस्ट टिकट, ये सब सेल कर करके गवर्नमेंट विल हैव टू अर्न दिस मच मनी, एंड देन गवर्नमेंट ने वो पैसा अमेरिकन इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना होगा। अब आप कहना ये तो ठीक है, तो हो जाएगा नहीं, इसमें क्या तकलीफ है, हो तो जाएगा, बट व्हाट इफ मान लीजिए अगले साल $1 की वैल्यू 60 रुपये न रहते हुए 7070 रुपये हो जाए, ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है, वो हम पिलर 3 में देखेंगे। हो सकता है यूक्रेन के अंदर वॉर हो गया, या कुछ इजराइल और ये सब अरब देशों के बीच और झगड़े हो गए, जिसके चलते डॉलर की सप्लाई डिमांड में चेंज आ जाए, वो कैसे होता है, थर्ड पिलर मतलब अगले हफ्ते थर्सडे से हम देखेंगे। सो इट इज पॉसिबल कि 60 रुपये का डॉलर 70 रुपये में बिकना शुरू हो जाए। दैट मीन्स अमेरिकन तो आपसे एक्सपेक्ट करें, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट करें कि 1.02 लाख रिटर्न करो, तो गवर्नमेंट ने 61 लाख नहीं 71,40,000 रुपीस कलेक्ट करने होंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट, पोस्ट टिकट, और उन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना होगा। तो ये समझो ये सैड स्माइली क्यों हो गया, क्योंकि अभी तकलीफ हो गई, पहले तो 61 लाख रिटर्न करने थे, अभी तो 71 लाख रिटर्न करने, 10 लाख ज्यादा लाने पड़ेंगे।
तो इतना सब टैक्स कैसे वसूलोगे, इतनी ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है, रेलवे में जितने लोग आते हैं उतने आते हैं और तो कितने आ जाएंगे, वट एवर इज द सीजन उस हिसाब से तो सेट है कितने पैसेंजर आने जाने। सो देन रीपेमेंट कुड बिकम अ चैलेंज, ये इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी में फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो करे, इट इज टू कीप चीप इंटरेस्ट रेट, बट द सैड स्माइल इज अगर एक्सचेंज रेट डिस्टेबलाइज हो गया $1.60 का 75 हो गया तो जनता पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ने वो जनता से जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह में बहुत पैसा लेना होगा, रेलवे की टिकट का प्राइस बढ़ा देना होगा टू रिकवर ऑल दैट मनी टू रिटर्न द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसलिए ये सब करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। अब वैसे सरकार का और सरकार के जो डिफेंडर्स थे उनका ये कहना था कि सिगरेट का एक कश मारने में क्या सेहत बिगड़ जाती है, देयर इज नो हार्म इफ वी बोरो लिटिल बिट मोर मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन फॉरेन करेंसी, कि मान लो 22,000 करोड़ बोरो करते हैं ना, अभी 30,000 करोड़ बोरो कर लिया, मतलब डॉलर इक्विवेलेंट में, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इस पर रघुराम राजन और दूसरे जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है लत लग जाएगी, यू विल बिकम एडिक्टेड, सिगरेट का बस एक ही कश मारना होता है, लत लग जाती है। वंस दिस डोर इज ओपन तो फिर हमेशा गवर्नमेंट को टेम्पटेशन रहेगी कि चलो इलेक्शन आ रहा है तो हम बाहर से लोन में पैसा ले लेते हैं और उससे कोई नई नई स्कीम चालू करते हैं कि फार्मर्स को 6,000 नहीं 7,000 रुपये दे देंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ताकि वो वोट करें इलेक्शन जीत ले, और लोन का तो क्या है वो तो बाद में चुकाना है, अभी तो इलेक्शन जीतना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो सब फ्यूचर जनरेशन, सक्सेसिव जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों पर वो सारा टैक्स का बोझा, महंगी रेलवे टिकट का बोझा, वो सब आप पे चढ़ जाए। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इन एक्सपर्ट्स का ये कहना है, देखो सीधा $1 लाख आप डॉलर करेंसी में लोन रिटर्न करना पड़े डॉलर में, उसमें मजा नहीं है, इट इज रिस्की बिकॉज ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट प्रॉब्लम। हमने क्या करना चाहिए, बेहतर होगा कि विदेशी निवेशक को बोला जाए कि तुम खुद अपना डॉलर, तुम खुद से ही डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करो और रुपये में हमको लोन दे दो, सपोज 1 लाख, और हम तुमको जो रिटर्न करेंगे वो रुपया करेंसी में ही रिटर्न करेंगे कि 1 लाख एंड सपोज 5,000 रुपये 5% तक के ब्याज पे है। सो बेटर वी टेल द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कन्वर्ट देयर डॉलर्स इनटू रुपी करेंसी एंड गिव द लोन टू अस इन रुपी करेंसी, ताकि एक्सचेंज रेट की मगजमारी नहीं हो, वरना हमारे ऊपर रिस्क बढ़ जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे पिलर 3 में। खैर ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताया, इसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इवन बीजेपी के साथ जुड़ी जो संस्था आरएसएस, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, इंडिया मस्ट नॉट इशू सच फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, वरना फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे जब करेंसी एक्सचेंज रेट अपने हक में नहीं होगा। दिस इज एंटी पैट्रियोटिक, ये देशभक्ति के खिलाफ है। एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कहा बराबर है, वी विल नॉट डू दिस। तो गवर्नमेंट हैज सेड कि हम ये नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही लोन लेंगे, कोई एक्स्ट्रा बहुत उछल उछल के और ज़्यादा लोन में पैसा फॉरेन करेंसी में लेके नहीं आएंगे। और जो आईएएस ऑफिसर था जिसने ये सब प्रपोजल बजट में रखवाया था, उसकी काफी फिर तू हो गई, तो उसका ट्रांसफर कर दिया, तो फिर उसने रिजाइन कर दिया। इंटरेस्टिंगली मेरे ख्याल से वो वही ऑफिसर है, आप याद करो कुछ दिन पहले एक बुक आई थी, उसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उर्जित पटेल को कहा था कि वो एक सांप की तरह सेम जेंटलमैन, तो फिर अभी आप ताल जोड़ सकते हैं कि कहाँ की खींच कहाँ निकाली जा रही है रिटायर या रिजाइन करने के बाद। एनीवेज वापस आते हैं बजट, और उसमें हम बात करें लोन की। तो लोन के दो कंपोनेंट होते हैं, लोन में होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और लोन में होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो प्रिंसिपल जो आता जाता है वो सब आपने लिखना है बजट के कैपिटल पार्ट में, और जो इंटरेस्ट आता जाता है वो आपने लिखना है बजट के रेवेन्यू पार्ट में। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इंटरेस्ट अर्न करती हो, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हो और वहां से ब्याज मिलता हो, तो आप रेवेन्यू पार्ट में लिखेंगे रेवेन्यू नॉन टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद किसी को इंटरेस्ट पे करना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन्स। पर जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो सब आपने कैपिटल पार्ट में लिखना है। वो डिपेंड करता है, रिसीव भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यूनियन गवर्नमेंट खुद लोन ले रही है या किसी को लोन दे रही है। आगे तो हमने देखा बजट का कैपिटल पार्ट, उसमें रिसीव सब टॉपिक डेट, डेट के अंदर इंटरनल सोर्सेज से करीब 17 लाख करोड़ ले लिए, एक्सटर्नल सोर्सेज से करीब 22,000 करोड़ रुपए ले लिए, तो वो तो लोन में आया पैसा है। कुछ बार क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने खुद से ही, यूनियन वुड हैव गिवन लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पब्लिक सेक्टर कंपनी को लोन में पैसा दिया हो, उनके बॉन्ड्स परचेज करके, और सामने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिटर्न होगा। तो आप समझो अगर यूपी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को लोन का प्रिंसिपल रीपे करती है तो वो सब हुआ लोन रिकवर्ड, और लोन रिकवरी का पैसा आप लिखेंगे किधर, तो अगेन इट इज एन एसेट, लोन इज एसेट, जिसने वो लोन दिया है, जो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है, लोन गिवर उसके लिए लोन एसेट है, तो ये सब कैपिटल पार्ट में आपने लिखना है। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन प्रिंसिपल रिकवर हो रहा है तो वो उनकी रिकवरी है, तो रिसीट, तो कैपिटल सब टॉपिक रिसीट। लेकिन इसको मैंने लिखा है नॉन डेट, वाई, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले नहीं रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन दे रही है जिसका वो अब रिकवरी कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट का खुद का पैसा रिकवर होकर वापस आ रहा है, सो इट इज नॉन डेट रिसीट, सो नॉन डेट कैपिटल रिसीट। सो व्हेन अदर पार्टी रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज काउंटेड हियर, और जो इंटरेस्ट पार्ट है वो रेवेन्यू में काउंट होता है, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इज आल्सो कैपिटल रिसीट, पर वो कैसी है, नॉन डेट, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट उधारी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट खुद से ही ओएनजीसी में अपनी मान लीजिए 100% शेयर होल्डिंग है, उसमें से 5% बेच दे तो गवर्नमेंट पैसा अर्न करेगी, तो ये सब ट्रांजेक्शन हम लोग इधर लिखेंगे, कहाँ पर, डिसइन्वेस्टमेंट में। इसमें गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन अराउंड 61,000 करोड़ हमें अर्न होना चाहिए, मिलना चाहिए। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज कैपिटल सब टॉपिक रिसीट, सब टॉपिक नॉन डेट, सब टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट इज अ नॉन डेट टाइप की कैपिटल रिसीट, क्योंकि यहाँ पर यूनियन लोन नहीं ले रही, लोन दे नहीं रही, अलग चीज है। डिसइन्वेस्टमेंट में होता है शेयर, शेयर मतलब इक्विटी, तो इक्विटी डेट नहीं है, डेट एंड इक्विटी क्या होता है वो सब पिलर 1 में हम लोग समझ चुके, तो खिचड़ी मत करो, वो अलग चीज है। हाँ, तो अभी बात आती है कि बजट, उसका कैपिटल पार्ट, सब टॉपिक रिसीट, सब टॉपिक नॉन डेट, सब टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कितना किसका होगा, सरकारी कंपनियों का। तो उसमें कल हमने समझ लिया था टाइप्स ऑफ कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे एलआईसी, गवर्नमेंट कंपनी जैसे ओएनजीसी, उसके सब टाइप्स क्या होते हैं ये सब हमने कल देखा था। वहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन पर क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो हमने देखा था, उनका ऑडिट कैसे होता है वो देखा था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टर्म का मतलब क्या है वो समझा था कि यूनियन की, स्टेट की और पंचायती या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज की सभी सरकारी कंपनियों को प्लस 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 करो तो कंबाइन जो चीज है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये हम लोग कल रात समझ चुके हैं। अब आगे दो प्रश्न है, पहला व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट कंपनीज, और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी में ये रत्न स्टेटस ये क्या होता है, ये थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेंगे। तो सरकारी कंपनी क्यों होनी चाहिए, अगर जो अपने पास एयरटेल है जो कि कहती है 5G और बहुत फास्ट है, तो ये बीएसएनएल की क्या जरूरत है जिसका 3G 2G की स्पीड देता है। सो फर्स्ट रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। देखिए एयरटेल 5G देगा आपको मुंबई में, दिल्ली में, बड़ी सिटी में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एयरटेल 5G देने नहीं आएगा क्योंकि उसको वहां पर रिकवरी नहीं होगी। वो सोचेगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इधर तो हार्डली 20-30 लोग रहते हैं, तो मैं टावर करा दूं, उसका लाइट बिल है उतना, तो इधर से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा मेरा। सो एयरटेल में नॉट इंटरेस्टेड टू सेट अप टावर्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बीएसएनएल बंद कर देंगे तो अरुणाचल में कोई टेलीकॉम नहीं होगा, तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो नहीं सकता, दे विल ऑलवेज रिमेन बैकवर्ड बिकॉज़ देयर विल बी नो फैसिलिटी देयर। दूसरा ये सब आप देखिए आजकल एयरटेल जियो वगैरह कोई भी प्लान होता है, मतलब मुझे तो लगता है 150 भी नहीं, आजकल 200 या 250 या उसके ऊपर ही मंथली आपको भरना ही पड़े, कोई मतलब उससे सस्ता कुछ आता नहीं हाथ में। वेयर बीएसएनएल में ऐसा है कि आप इट इज मोर चीपर एक्चुअली, अगर आप 6 महीने का इनका रिचार्ज करो, 1 साल का इनका रिचार्ज करो, हो सकता है 900 में हो जाए, एयरटेल वाले 2000 रुपए मांगते हैं। सो अफोर्डेबल सर्विसेज के लिए भी बीएसएनएल इज रिक्वायर्ड। देन प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर,
अगर सारे पेट्रोल पंप, सारे मोबाइल टावर मुकेश अंबानी के हो गए और फिर वो दे दनादन अपनी मर्जी से कुछ भी पैसा चार्ज करेगा, तो वही सब डिसीजन ले रहा है, हमारे हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, देयरफॉर आल्सो वी रिक्वायर गवर्नमेंट कंपनीज। आप ये तो बेस्ट है, तो फिर सरकारी कंपनी रखो ना, प्राइवेट कंपनी होनी नहीं चाहिए। फिर गवर्नमेंट कंपनियों की अपनी चैलेंजेस हैं, क्या उनकी चुनौतियां हैं? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनके जो एक्शन होते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी ओरिएंटेड नहीं होते कि नहीं सारे फैक्ट्री हैं हमारे चुनाव क्षेत्र में पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी में ही लगाने हैं, तो बाकी जगह फिर उसकी फैक्ट्री नहीं बने। लैक ऑफ इनोवेशन, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी ना हो कि आपका सपोज बीएसएनएल से आपने इंटरनेट लिया और बंद हो गया तो हफ्ते तक ठीक करने को ना आता हो, हड़ताल ज़्यादा करते हैं उनके एम्प्लॉई, यूनियन स्ट्राइक्स, लॉस में चलते हो जैसे एयर इंडिया, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब इनको ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए, ऑटोनॉमी, और वो कैसे दी जाए? तो जब रत्न स्टेटस देकर। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है ये रत्न स्टेटस क्या है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये क्या है थोड़ा समझते हैं फिर ब्रेक लेंगे। देखिए सपोज बीएसएनएल बहुत अच्छा प्रॉफिट कर दे, मान लीजिए 500 करोड़ का, तो गवर्नमेंट उसको एक मेडल देगी क्या से तुम महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न जाति कंपनी हो। तो अगर आपकी सरकारी कंपनी को ऐसा रत्न मेडल मिल गया तो क्या फायदा होगा? व्हाट इफ योर कंपनी गेट्स रत्न स्टेटस, देन व्हाट बेनिफिट्स आर गिवन? पहला, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, काम में स्वतंत्रता, हर छोटी चीज के लिए मिनिस्टर से फाइल में अप्रूवल नहीं लेना होगा कि बीएसएनएल सोचा मुझे ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बना के उसे ऐड करवानी है तो कल उसको कम्युनिकेशन मिनिस्टर को पूछने नहीं जाना पड़े। सेकंड, बीएसएनएल फिर ज्यादा लोगों को नौकरी विदाउट आस्किंग गवर्नमेंट, और मन चाहिए उनको तनख्वाह या सैलरी भी दे सके कि सपोज बीएसएनएल सोचे मैं अभी आईएम अहमदाबाद से किसी प्रेशर को नौकरी पे रखता हूँ, उसको साल का 30 लाख रुपये वाला पैकेज दूंगा, तो दे सकता है, दे डोंट हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर। फिर बीएसएनएल को लगे कि मुझे कोई छोटी मोटी दूसरी कंपनी जैसे हच वगैरह उसको एक्वायर करना है, मर्ज करना है, तो वो खुद से कर सकता है, मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेनी पड़े। सो इफ योर गवर्नमेंट कंपनी गेट्स द रत्न स्टेटस, दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। अब ये जो रत्न स्टेटस है वो किसके लिए है? सरकारी कंपनी जो यूनियन गवर्नमेंट की हो जैसे ओएनजीसी, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी के लिए ये स्टेटस नहीं, तो उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी के लिए ये स्टेटस नहीं है, लोकल बॉडीज की कंपनी के लिए नहीं, तो साबरमती रिवरफ्रंट जो कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उनके लिए ये स्टेटस नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जैसे ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। अब ऐसी ये जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको रत्न स्टेटस दिया जाता है, तो उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। वो डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट है, कितना बड़ा साइज है, कितना उसका एक्सपेंशन है। जो कोई कंपनी मान लीजिए लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही हो, तो उसको वो बोल देंगे मिनी रत्न वाली गवर्नमेंट कंपनी। उसके भी सब टाइप होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट का, 100 करोड़, 500 करोड़, क्या लिस्ट कुछ याद नहीं रखनी है, सफिशिएंट टू नो कि ऐसी कंपनियों को थोड़ी छोटी-छोटी ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके लिए भी उसको और ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए कोई मिनी रत्न कंपनी फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चालू करे और उसका एक्सपेंशन हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट उसको और ज़्यादा स्टेटस अपग्रेड कर देगी, बोलेगी अब से तुम नवरत्न कंपनी हो, तो तुम्हें और ज़्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम दिया जाएगा। फिर जो कोई नवरत्न कंपनी और ज़्यादा एक्सपांड हो जाए, बड़ी हो जाए कि मिनिमम उसका 5000 करोड़ रुपए का एवरेज एनुअल प्रॉफिट हो जाए पिछले 3 साल में, शेयर मार्केट में उसके शेयर्स बिकते हो और उसका भी दमदार सब नाम चलता हो, ग्लोबल प्रेजेंस भी हो कि जैसे ओएनजीसी के रशिया में, वेनेजुएला में, अलग-अलग जगह मान लीजिए तेल के या गैस के कुएं हो, तो ऐसी कंपनियों को फिर महारत्न स्टेटस दिया जाता है। महारत्न में कुछ जाने-माने नाम क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक, बीएचईएल, BEL, भारत पेट्रोलियम, BPCL, कोल इंडिया, फिर गेल गैस का जो काम करे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, थर्मल पावर, कोयला बिजली, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कॉमन सेंस आप लगाओ, पैटर्न क्या है? मेटल और एनर्जी से जुड़ी जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों की बात कर, मैं रिलायंस स्टील की बात नहीं कर रहा, मैं टाटा स्टील, जिंदाल स्टील की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द गवर्नमेंट कंपनीज। तो ऐसी कंपनी समझो, अब स्वाभाविक है मेटल या एनर्जी की भी तभी तो 5000 करोड़ का वो प्रॉफिट कमा सकती है, बीएसएनएल तो कमा नहीं सकती क्योंकि उसको कंपटीशन भी तो है ना एयरटेल, जियो वगैरह से। वेयर ये वाली कंपनियों को जो कंपटीशन होगा, अपन इनका ऑलरेडी, इनके पास इतनी सारी माइंस हैं, खदानें हैं कि वो सब आगे बढ़ गए। सो दीज आर नवरत्न कंपनी, इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम दिया जाता है कि तुम्हें कोई आईएम अहमदाबाद से 5 करोड़ का एनुअल पैकेज देके किसी को नौकरी पे रखना है, तुम रखो, मिनिस्टर की परमिशन नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट इज महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनीज। अब इधर कुछ लोग इसको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं एसबीआई महारत्न कंपनी है? तो आप समझो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंकों के लिए ये सब चीज नहीं है। ये सरकारी बैंक के अलावा वाली जो कंपनियां होती हैं उनके लिए ये चीज है। कैन वी से रिलायंस या एयरटेल इज महारत्न कंपनी? नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियों के लिए स्टेटस है। कैन वी से बिहार हाइड्रो पावर कंपनी इज नवरत्न कंपनी? नो, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी के लिए। कैन वी से एप्पल इज महारत्न कंपनी? कहां से? वो तो प्राइवेट कंपनी, वो सरकारी कंपनी कहां से? तो सिंपल सी बात है, बैंकों के अलावा वाली जो यूनियन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके लिए ये महारत्न, नवरत्न वाले स्टेटस हो सकते हैं। सो देयर इज नो नीड टू ओवर कॉम्प्लिकेट दिस सिंपल टॉपिक। रेस के घोड़े की तरह सोचो, सड़क के सांड की तरह मत सोचो कि जो चीज है नहीं उसको इनवैलिडेट करने में कैसे जाऊं, उस पर दिमाग मत लगाओ। तो ये बात हुई रत्न स्टेटस टू गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट कंपनीज। ये सब में क्या अच्छा बुरा हो रहा है, अगर क्या स्कोप है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन है, पर वो सब मेंस की बात है, तो मेंस के एंड में हम लोग दिवाली के बाद उसे समझे। इसके बाद का मुद्दा आता है डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, उसकी नई पॉलिसी क्या है वगैरह, वो भी समझते हैं। बट फ्रेश में लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
30 more seconds. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेलिंग द वोटिंग लाइन कैन यू सी मी कैन यू देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करें। हर्षित, द्विति, क्रूज, शमीम, नेहा, विशाल, शिवेंद्र, जयदा, शिवांगी, कोमल, त्रिभुवन, अनंत, सरियस, वी मूव फॉरवर्ड। राइट, सो वी आर लर्निंग अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, मीनिंग, टाइमलाइन, फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ये समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। सपोज ओएनजीसी के अंदर यूनियन की शेयर होल्डिंग 90%, प्राइवेट सेक्टर की 10%, और यूनियन अपने शेयर्स बेच दे प्राइवेट पार्टीज को, अदानी अंबानी किसी को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब तक यूनियन गवर्नमेंट मेजोरिटी में रहे तब तक वो डिसइन्वेस्टमेंट की। सपोज पहले 91 हुआ तो प्राइवेट पार्टी का धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है। इससे क्या फायदे हैं, दो फायदे। पहला कि गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, पहले समझो वहां पर 100% गवर्नमेंट के चहीते लोग बैठा करते थे, अब हो सकता है उसमें 49% लोग प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल हो जाए, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा वोटिंग होती है और वोटिंग से चुन के फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अदानी अंबानी या उनके जो भी साथी हैं वो लोग बैठ सके, तो वो अपनी जो भी प्रोफेशनल इंसाइट्स हैं कि कैसे धंधा करना चाहिए वो एफिशिएंटली काम करवाएंगे, सो दैट विल इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। दूसरा फायदा कि गवर्नमेंट जब अपने शेयर्स प्राइवेट पार्टी को सेल करेगी तो प्राइवेट पार्टी सरकार को पैसा देगी, मान लो 100 करोड़, तो सरकार को पैसा मिल गया, जिसकी मदद से उनको जो भी समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स चलानी है उसके लिए वो पैसा फाइनेंस में मदद मिलेगी। सो दीज आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब उसके खिलाफ एंटी आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अगर मुकेश अंबानी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाता है तो वो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ओएनजीसी के अंदर जरूरत से ज्यादा इंजीनियर और स्टाफ भरा है, इनको नौकरी से निकाल दो, यहाँ 2-4 रोबोटिक मशीन बिठा दो, बाकी जो लोग हैं उनको बोलो कि 6 घंटे नहीं 10-10 घंटे काम करो। या भी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते में 70 आवर्स काम करो, मतलब हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, तो मतलब डेली 10-10 घंटे काम करो, तो इसका मतलब जो है उनसे एक्स्ट्रा काम करो और बाकी जो फालतू बैठे उनको नौकरी से हटा दो। सो इट में रिजल्ट इनटू जॉब लॉस फॉर द वर्कर्स। तो इसलिए स्वाभाविक है जो वर्कर यूनियन होते हैं, मजदूर संघ होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। उनको डर लगता है कि प्राइवेट कंपनी वाले इसमें बैठ जाएंगे, दे विल रिमूव अस फ्रॉम जॉब। दूसरा, मान लीजिए इन्फोसिस को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और सारा पैसा वो अगर डिविडेंड के रूप में दे रहे थे, तो पहले क्या होता था कि 90 रुपीज गवर्नमेंट को डिविडेंड में मिल जाता, क्योंकि 90% शेयर होल्डिंग थी। पर अब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो गवर्नमेंट को मान लीजिए वो सिर्फ 51 रुपीज डिविडेंड में मिले, बिकॉज डिविडेंड डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी शेयर्स यू ओन फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये ऐसी बात है, आप एक बार में बेच दोगे तो हर साल जो डिविडेंड आता था वो आपका कम हो जाएगा। सो डिविडेंड इनकम में रिड्यूस फॉर द गवर्नमेंट। हालांकि क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि वैसे भी सरकारी कंपनी क्या ही इतना प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड आ जाता। मुर्गी सोने का अंडा देती तो सेंस बनते था कि उसका पेट नहीं काटना है, पर मुर्गी वैसे भी सोने का अंडा नहीं, तो काट के उसको पका दो। दैट इज द थॉट प्रोसेस हियर इन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट की पूरी जो टाइमलाइन है वो आपके हैंडआउट में दी है, पहले ये था वो था ये था, वो आप सुकून से देखना। मैं आपको एक जनरल लिस्ट बता दूं कि फॉर एग्जांपल आजादी से लेके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सबका क्या सोचना था कि नेशनलाइजेशन करते हैं, राष्ट्रीयकरण, कि जो एरोप्लेन है तो जेआरडी टाटा की एयरलाइन नहीं होनी चाहिए, वो हम टेक ओवर कर लेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगी, तो उसको बना दिया एयर इंडिया। पर एयर इंडिया फिर लॉस में चली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बेच दिया, तो वापस टाटा के पास चली गई वगैरह, वो क्या पूरा मामला हैंडआउट में दिया है। अब ऐसा करते करते आप समझो कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने में डिसइन्वेस्टमेंट करने को खराब मानते थे कि नहीं वो तो सरकारी कंपनी सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। लेकिन फिर 1991 में क्राइसिस आती है जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म्स लिए जाते हैं। उसके अंदर सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करती है और फिर ये प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव बोलते हैं कि अब तो दे दनादन जो भी सरकारी कंपनियां हैं उसका शेयर होल्डिंग हम कर सकते हैं, देयर इज शेयर होल्डिंग का रिडक्शन कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अब सही है, मतलब ये कोई निषेध नहीं है कि ये करेंगे तो पाप लग जाएगा, ये सब हम करेंगे। उसके बाद अलग अलग बीच में प्राइम मिनिस्टर आते थे, पर वो इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी कि कोई आपको विजन दिखे उसमें। उसके बाद 1998 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी वो तय करते हैं कि यस हम लोग भी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी की कोई सरकारी कंपनी होगी उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, सामरिक रूप से सब महत्वपूर्ण है, तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बाकी जितनी नॉन स्ट्रेटेजिक कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी वगैरह, तो दे दनादन उसके शेयर हम प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हैं। उसके बाद यूपीए सरकार आती है, मतलब कांग्रेस पार्टी और उसके साथ कुछ लेफ्ट की पार्टियों का गठबंधन था। लेफ्ट मतलब साम्यवादी, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट जो विचारधारा के लोग होते हैं वो लेबर वर्कर का तरफ ज्यादा वो फेवर करते हैं कि उनका वेलफेयर देखना है। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्कर्स हैं उनको तो हमेशा डर लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो फिर हमारे लिए जॉब लॉस हो सकता है, क्योंकि मुकेश अंबानी तो ये कहेगा इतने सारे इंजीनियर नहीं होने चाहिए ओएनजीसी में, इनको निकाल दो। और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या जिसको ये सीपीआई सीपीएम वगैरह जो लेफ्ट पार्टीज हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई टू वॉइस फॉर दिस पीपल। तो इसलिए क्योंकि अब उनकी कोalition थी, गठबंधन सरकार थी, तो वो लेफ्ट पार्टियां प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर डालते हैं मनमोहन सिंह के कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट वो सब तुम बात मत करो। इसलिए उस जमाने में रुख ये चला कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसका तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी सिक है, बीमार है, जैसे एयर इंडिया, तो उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको रिवाइव करेंगे, टैक्स पेयर का पैसा उसमें डाल के उसको और मोटा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो नो डिसइन्वेस्टमेंट, विल जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट कंपनीज। ये था यूपीए 1। उसके बाद आया यूपीए 2 2009 से 14 तक। तब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट पार्टियां थी दे लेफ्ट, वामपंथी थे, उन्होंने छोड़ दिया, दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कोalition। तब मनमोहन सिंह को लगा हाँ भाई ये तो सब ये वर्कर की ये सब बात करने की जरूरत है नहीं, हम पे वो कोई प्रेशर है नहीं, तो उन्होंने कहा अब तो सारी कंपनियों का दे दनादन हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको 49% बेच देंगे। फिर वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड द्वारा भी डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ क्या थे वो हम पिलर 1 सी में देख चुके हैं। ये सब डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा आता था वो सारा पैसा जाता था एनआईएफ में। एनआईएफ वाज नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, और वो फंड में से फिर पैसा वो बैंक रिकैपिटलाइजेशन फॉर बासेल नॉर्म्स, मेट्रो रेल बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, एक्जिम नाबार्ड वगैरह को पैसा देने के लिए यूज करते थे। ये नॉलेज हमारी एग्जाम के लिए काम का नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम के अंदर वो पुराना ये भी पूछते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक को अपडेट नहीं करते। 3 साल 5 साल में एक बार एग्जाम देते हो तो पुरानी एग्जाम उसी का क्वेश्चन पेपर के वापस रिसाइकल करो, सो देयरफॉर द प्रॉब्लम कम्स। इसके बाद मोदी सरकार ने कहा देना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके लिए कुछ 4-5 अलग-अलग तरीके वो अपनाते हैं। एक होता है आईपीओ, उसमें ये करना पड़ता है कि सबसे कोई कंपनी है सरकारी कंपनी, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दो, जैसे एलआईसी, तो फिर उसके अंदर से उसको चेंज करके जो भी उसकी स्ट्रक्चर, एंड देन 5% उसके शेयर्स का आईपीओ निकाला, फर्स्ट टाइम जनता को ऑफर किया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आईपीओ। कुछ बार वो ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के द्वारा भी करते हैं, जो हमने पिलर 1 सी में देखा था कि 10-12 सरकारी कंपनी हो, उनके सारे शेयर से खोखे में भर दो और फिर वो किसी फंड मैनेजर को दे दो, उसमें से वो न्यू फंड ऑफर जनरेट है, 10 रुपए में खरीद लो, दैट वी हैव स्टडीड इन पिलर 1 सी। फिर कुछ बार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, कि मतलब सपोज आईडीबीआई जो एक सरकारी बैंक हो उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना हो, मुझे और आपको उसके शेयर्स ना दिए जाए, सीधा एलआईसी को बेच दिया जाए, तो ऑफर द शेयर्स टू नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है वगैरह।
ऐसा जब होता है, जब सरकार अपने शेयर्स बेचती तो आम जनता को नहीं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को तो होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। कुछ बार होता है कि छोटे बड़े दोनों जात के निवेशकों को बेच दिया जाए। एट स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट विल सेल टू बोथ रिटेल एंड नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल मतलब मेरे आपके जैसे लोग, नॉन रिटेल मतलब म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। तो सबको स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट अपने हिस्से के शेयर्स बेच दे, उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। कुछ बार शेयर बायबैक भी करवा देते हैं कि भारत सरकार ओएनजीसी को कहे कि तुम्हारे पास जो सब रिजर्व प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स हैं, उसी में से पैसा दे के हमारे शेयर खरीद के हमारी सब लायबिलिटी डिलीट कर दो। सो व्हेन गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ बाइज द शेयर्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकारी कंपनी स्वयं ही सरकार के शेयर खरीद ले और लायबिलिटी में से उतना डिलीट कर दे, तो अपने आप उसकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। तो ऐसा शेयर बायबैक भी डिसइन्वेस्टमेंट का एक रास्ता हो सकता है। अब कुछ लोग कि नहीं, ये हर एक के अंदर परसेंटेज कैसे चेंज होगा और उसमें किसकी लायबिलिटी पे क्या प्लस माइनस होगा, उसकी पीएच भी कराओ, तो हम नहीं करेंगे, एक लाइन में समझा उतना याद रख के आगे बढ़ो। फिर आगे आगे गवर्नमेंट बढ़ती है, तो आजकल क्या बोल रहे हैं कि सरकारी कंपनियों की उपयोग में न ली जाने वाली जमीन को भी बेच के किराए पे रख के हम लोग पैसा निकालेंगे। मान लीजिए ओएनजीसी का कोई गेस्ट हाउस हो, कोई क्रिकेट स्टेडियम हो जिसका कोई यूज नहीं कर रहा हो, तो उसको रेंट पे दे दिया जाए वो होटल को, या स्टेडियम में आईपीएल वालों को दे दिया जाए। तो ऐसा कर करके भी हम पैसा उसमें से रिकवर करेंगे, ऐसा खेल करेंगे, उसको कहेंगे मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स। इसके बारे में पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में और आराम से समझेंगे। तो हमने अब तक समझा डिसइन्वेस्टमेंट। अब आगे मुद्दा आता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या था कि एलआईसी की 100% ओनरशिप सरकार के पास थी और सरकार ने उसमें से 95 अपने पास रखे और 5% जनता को बेच दिया। तो जब सरकार मालिक अपने हाथ में रखे, बस थोड़ी शेयर बेच दे, गवर्नमेंट सेल्स सम ऑफ द शेयर्स बट कीप्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग टू इटसेल्फ, तो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? तो जब उसको प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, निजीकरण। जैसे एयर इंडिया की 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास थी और फिर सारी उन्होंने बेच दी, तो गवर्नमेंट के पास अब क्या है? जीरो। तो एयर इंडिया क्या है? इट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी ओन्ड बाय टाटा। सो व्हेन गवर्नमेंट नो लॉन्गर कीप्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, सरकार मालिक अपने हाथ में न रखे, वो होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन अगर हमें समझनी हो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे डीपम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उसका ये कहना है कि जब ऐसा सीन बन जाए कि कोई प्राइवेट पार्टी के पास 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग आ जाए गवर्नमेंट कंपनी की विथ मैनेजमेंट कंट्रोल, तब उस चीज को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। जब आप बात समझो, ऐसा भी हो सकता है कि 50 यूनियन का हो और 50 अदानी का हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उसमें ये क्या जाए कि अदानी विल रन दिस कंपनी, मतलब उसके आदमी सीईओ बन जाएंगे और वही इस एयरपोर्ट को चलाएंगे, सपोज ऐसा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? तब भी हम ये कहेंगे कि वो प्राइवेटाइजेशन हो गया है या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब जब प्राइवेट पार्टी के पास मेजॉरिटी होना जरूरी नहीं है, आधा या आधे से ज्यादा, 50 या उससे ज्यादा, बट विथ मैनेजमेंट कंट्रोल, अगर ऐसा हो जाता है तो वो कंपनी का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको हम डाइवेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण भी बोल सकते हैं, लेकिन नीति आयोग इसको बोलता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये ऐसा क्यों बोलता है वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? अगर हम कहें टॉयलेट तो कान में चुभता है, तो इसलिए उसको पाउडर रूम बोलते हैं, वॉशरूम बोलते हैं। उसी तरह अगर हम ये कहें प्राइवेटाइजेशन, तो दिमाग में क्या आता है? प्राइवेट कंपनी। और दिमाग में क्या आता है? सरकार ने अदानी अंबानी को बेच दिया और उसको आगे बढ़ा। अगर आप एक पॉलिटिशियन है ऑपोजिशन पार्टी में, आप उसको शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करो, पूरे देश को अदानी को बेच दिया है, सूट बूट की सरकार है, आप समझ रहे हैं? वो सब नेगेटिव वर्ड साथ साथ जुड़ते रहते हैं, तो वो जैसा हो जाता है कि असल में इवन इफ इट इज गुड फॉर द कंट्री, लोग समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे उसको टॉयलेट मत बोलो, उसको वॉशरूम बोलो, ताकि कान में चुभे नहीं। देयरफॉर नीति आयोग प्रीफर्स द टर्म स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसलिए बजट में भी जब बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। खैर, अब इसके अंदर भी और नए क्या रिफॉर्म लिए गए? एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि भारत में कुछ यूनियन गवर्नमेंट की 150-250 सरकारी कंपनियां हैं। इतनी सारी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी तो लॉस में चलती हैं, एफिशिएंटली काम करती नहीं। तो गवर्नमेंट ने कोरोना और उसके बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए किया जो इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने कहा कि अब से दे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और उसमें उनकी नीति क्या है? मान लीजिए दो सरकारी कंपनी है, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, तो दो नहीं चाहिए हमको, सिर्फ एक ही चाहिए। सो वी विल कीप ओनली वन गवर्नमेंट कंपनी और उस सेक्टर की बाकी जितनी ऐसी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, ऑयल गैस कंपनी है, सबका मर्जर कर देंगे। मान लीजिए दो सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एंड एमटीएन है, तो दोनों को मर्ज करके सिर्फ एक रखेंगे बीएसएनएल। तो ऐसे जो भी कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस है, ऑयल है, बैंकिंग, इंश्योरेंस है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अपनी नीति क्या होगी? वी कीप ओनली वन गवर्नमेंट कंपनी और उसके अलावा जितनी होगी सरकारी कंपनी, उसका मर्जर प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर देंगे। दूसरा, जो कोई नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो, सपोज की रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी बनाना सरकार का काम नहीं है, पर उसकी भी एक सरकारी कंपनी थी एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ऐसी जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उनमें जितनी भी कंपनियां हैं, सबको हम बेच देंगे, अपने हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। वी विल नॉट रन एनी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की कंपनी। तो यहां पर इस चीज की फिर स्पेसिफिक उन्होंने पॉलिसी बनाई, लिस्ट बनाई और 2021 बजट में बोला कि देखिए हम कुछ 4-5 सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर के रूप में, कि जहां पर एक सरकारी कंपनी रखेंगे कम से कम, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से थे? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ, तो ये कुछ 4-5 जो सेक्टर है, यहाँ पर जितनी मान लीजिए 3-4 कंपनी होगी, तो एक कंपनी रखेंगे, बाकी सबको मर्ज प्राइवेटाइज कर देंगे। ऑन द अदर हैंड जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स वगैरह, इधर कोई सरकारी कंपनी नहीं रखेंगे, जितनी उनकी सबकी तालाबंदी करनी है। विल शट डाउन ऑल द पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन दिस सेक्टर। तो एचएमटी, हिंदुस्तान फोटो फिल्म और ऐसी बहुत सारी होपलेस सरकारी कंपनी थी, सबको सरकार ने शट डाउन कर दी, शट डाउन कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, बंद कर दिया, अलग अलग। कुछ बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एचएमटी को सरकार बेचना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ सामने कोई आए नहीं, टाइमेक्स वाला सोचे कि मुझे ये कंपनी का कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी फैक्ट्री मशीन सब बेस्ट है, तो फिर तो ये निकम्मी कंपनी है जिसको कोई खरीदता भी नहीं है। सो मच लॉस एंड सो मच आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, नो इन्वेस्टर इज विलिंग टू बाय। तो क्या करना चाहिए? इसको वो बंद कर देते हैं, इसके शेयर्स भी बेचते हैं, क्योंकि शेयर कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर इसकी जो भी जमीन है, मशीनरी, एसेट्स है, उनको बेच के सरकार जितना पैसा रिकवर कर करेगी, बंद। सो शटिंग डाउन ऑफ सम कंपनी हैज आल्सो हैपेंड। ये सब कुछ आपके हैंडआउट में एक माइंड मैप बना के मैंने दिया है, वो सुकून से देख लेना। तो यहां तक हमने देखा कि बजट के अंदर कैपिटल पार्ट, उसके अंदर रिसीट के अंदर डेट रिसीट जैसे इंटरनल एक्सटर्नल लोन्स, नॉन डेट रिसीट जैसे लोन रिकवर एंड डिसइन्वेस्टमेंट, उसकी हमने बात की। तो अब हम देखते हैं बजट का रेवेन्यू पार्ट, रिसीट एक्सपेंडिचर खत्म, बजट का कैपिटल पार्ट, उसमें भी रिसीट खत्म की, डेट रिसीट, इंटरनल एक्सटर्नल लोन्स, नॉन डेट रिसीट जैसे लोन रिकवरी एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब बचता है आखिर में क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्टेट्स को लोन में पैसा दे दे, या यूनियन गवर्नमेंट खुद पैसा स्पेंड करके कुछ बुलडोजर या कुछ खरीद ले सामान, फैक्ट्री टूल्स, फैक्ट्री मशीनरी एक्सेट्रा, या यूनियन गवर्नमेंट खुद से किसी दूसरी बैंकों में, कंपनियों में शेयर बॉन्ड इन्वेस्ट करे, खरीदे, ये सब चीजें आएंगी। तो बजट का कैपिटल पार्ट, सब टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? पहला
बिल्डिंग व्हीकल वगैरह बनाने के लिए जो भी पैसा स्पेंड किया यूनियन ने। दूसरा, केंद्र सरकार किसी कंपनी के शेयर बॉन्ड खरीदे, व्हेन यूनियन इज गिविंग डेट इक्विटी फाइनेंस टू एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सम फॉरेन इंस्टीट्यूट जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नए शेयर सरकार खरीद ले, वो क्या है पिलर 3 में देखिए। जब केंद्र सरकार किसी स्टेट गवर्नमेंट को, फॉरेन गवर्नमेंट को, सरकारी कंपनी को लोन में पैसा दे, या यूनियन गवर्नमेंट खुद ने जो कर्जा लिया हो उसका मूलधन मतलब प्रिंसिपल रिटर्न करे, व्हेन यूनियन गवर्नमेंट इज रीपेइंग द लोन प्रिंसिपल फॉर इट्स इंटरनल या एक्सटर्नल डेट। आप समझो, यूनियन अगर इंटरेस्ट पे करता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखते, लेकिन वो प्रिंसिपल पे करेगा तो उसे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। लेट मी गो बैक एंड शो यू। कोई भी लोन है उसके दो कंपोनेंट, एक है प्रिंसिपल और एक है इंटरेस्ट। तो मान लीजिए यूनियन ने ही वर्ल्ड बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया है जिसके ऊपर 6 करोड़ इंटरेस्ट पे करना है। तो जब यूनियन 6 करोड़ इंटरेस्ट पे करेगी वो किधर लिखेगी? रेवेन्यू सब टॉपिक, एक्सपेंडिचर सब टॉपिक, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। लेकिन ये 100 करोड़ प्रिंसिपल जब यूनियन रिटर्न करेगा तो किधर लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर सब टॉपिक, प्रिंसिपल रिटर्न। उसी तरह यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को लोन दिया होता और स्टेट उसका प्रिंसिपल रिटर्न करता था, किधर लिखते? इस तरफ कैपिटल सब टॉपिक, रिसीव सब टॉपिक, डेट सब टॉपिक, नॉन डेट सब टॉपिक, लोन रिकवर। और जब स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करता किधर? रेवेन्यू सब टॉपिक, रिसीव सब टॉपिक, नॉन टैक्स सब टॉपिक, इंटरेस्ट। हैंड आउट में दिया, 3-4 बार देख लेना, वो दिमाग में उतर जाएगा कब क्या चलता है। सो वी आर डन विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब यूनियन गवर्नमेंट लोन दे, व्हेन यूनियन गवर्नमेंट इज गिविंग लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी कोरोना के बाद आत्मनिर्भर इनिशिएटिव, तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि डियर स्टेट गवर्नमेंट्स, हम आपको इंटरेस्ट फ्री मतलब 0% ब्याज पे 50 ईयर टेन्योर का लोन देंगे, पर शर्त है ये सिर्फ और सिर्फ आपने हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, इरिगेशन वगैरह चीजों के अंदर कुछ एसेट्स बनानी हो, हाईवे हॉस्पिटल टाइप का बनाना हो, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ये पैसा स्पेंड करना है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ये लोन रिटर्न करनी है आफ्टर 50 ईयर्स, और इस पे कोई इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं है। तो ऐसा जो लोन दिया जाए उसको क्या कहा जाए? स्टेट कैपेक्स लोन। कैपेक्स मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस वाज डन ड्यूरिंग कोरोना। इसको फिर थोड़ा और आगे बढ़ाया कि 2023 बजट में कहा कि अभी भी हम लोग दनादन कैपेक्स लोन देंगे, और अब कुछ नए सेक्टर्स या एक्टिविटी को भी इसमें हम इन्वॉल्व करें कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनिटी मॉल बना दे, यूनिटी मॉल क्या है? सब ये हैंडीक्राफ्ट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे वो असम की दार्जिलिंग चाय या ऐसी सब चीजें उसमें कुछ करने की बात हो। बच्चों की लाइब्रेरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस वालों के लिए मकान बनाना, पुराने गवर्नमेंट व्हीकल का स्क्रैप करके उसको कबाड़ी में बेच दो, नए वाले खरीदो ताकि पॉल्यूशन कम हो, वगैरह लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो क्या है हम लोग वो अपने हैंडआउट में दी है, वो आप देख लेना। अब आप देखो बजट के अंदर दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैपिटल के अंदर भी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि देखो हम लोग ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लोन देंगे, सब डेवलपमेंट के काम करेंगे, उसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपीज हमारा आउटगोइंग है जो जा रहा है। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट, उसमें आउटगोइंग जिसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, सब्सिडी ये सब लिखते थे, उसी के अंदर हम लोग ये भी लिखते थे ग्रांट्स गिवन। याद करो 15 फाइनेंस कमीशन, पंचायती राज बॉडी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए उसने बहुत सारे ग्रांट्स दिए थे। अब उसमें ये भी तो हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे नया बुलडोजर खरीदने का भी ग्रांट में पैसा गया हो, और बुलडोजर क्या है? एक जात की एसेट है, फिजिकल एसेट है, तो वो तो खर्चा सब ऐसा हुआ कि वो तो कैपिटल में लिखना चाहिए, लेकिन इस तरफ लिख दिया। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो ऐसा भी जो ग्रांट का पैसा गया, जो कि असल में कैपिटल एसेट्स क्रिएट कर रहा है, जैसे बुलडोजर, जैसे कुछ नया हाईवे या नया प्लेग्राउंड फॉर द स्कूल एक्सेट्रा, उसमें करीब 3.7 लाख करोड़ जाने हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे कायदे से 10 लाख करोड़ तो जा ही रहे हैं। तो यानी 10 लाख करोड़ प्लस दिस 3.7 लाख करोड़ यानी 13.7 लाख करोड़, ये हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्रभावी पूंजीगत खर्च। आपको पता इसमें क्या है? ऐसा मतलब मार्केट के लिए नया डेफिनेशन इन्वेंट करने की क्या जरूरत है? तो उसका क्या जवाब है? पीआर के लिए, पब्लिसिटी, टू शो द वोटर्स एंड द ऑपोजिशन पार्टी एंड द मीडिया कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, ताकि ये सब ऐसे आंकड़े जोड़ के बताया जा सके कि देखो पहले के मुकाबले कितना ज्यादा हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, इनके मुकाबले तो ये 4 टाइम्स ज्यादा है, वगैरह वगैरह। खैर उन्होंने ये नया डेफिनेशन इन्वेंट किया है, हमें एमसीक्यू पास करना है तो विल प्रिपेयर। हाँ, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो ग्रांट का पैसा जाता है जिसमें से कैपिटल एसेट बनते हैं, दोनों को ऐड करो तो बनता है दैट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मित्रों, ये जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, खास करके जो भी नए हाईवे, हॉस्पिटल, फैक्ट्री कुछ बनाया जाए, हाउ डज इट हेल्प द इकोनॉमी? सपोज कोई एक नया टनल या नया ब्रिज या नया हाईवे बनाने के सरकार 100 रुपए खर्च करे, तो उस एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट टूरिज्म इंप्रूव होगा, उसके चलते वहाँ टैक्सी, होटल, होटल के बेड्स, होटल के कर्टेन, वो सब इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिलेगा, और उसी सबको डेवलप करने के लिए स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, प्लास्टिक, टेक्सटाइल चाहिए, उन सबको मिलेगा ग्रोथ। तो ये सब क्या है? मल्टीप्लाई इफेक्ट, गुणक प्रभाव है। मल्टीप्लाई इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जॉब, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब गवर्नमेंट खुद से ऐसा सब काम करेगी, 100 रुपए स्पेंड करेगी, तो उसी जगह जो ओबेरॉय होटल, ताज होटल, ओला, उबेर वाले, वो सब लोग भी अपने 150 रुपए स्पेंड करेंगे कि हम जाके वहाँ अपना नया फैक्ट्री लगाते हैं, शोरूम लगाते हैं। सो लाइक दैट इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इसलिए भले इसके लिए लोन लेना पड़े, बट स्टिल इट इज गुड थिंग एंड इट शुड बी डन। तो अब तक हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के देखे। फिर आजकल क्या है, यूपीएससी को आप जानते हैं खुजली मची है, खुजली उनको ऐसी मची है कि एमबीए और बीकॉम टाइप का कुछ पूछ लेते हैं, तो कंटिन्यूअसली 2 साल से वो ऐसा पूछते हैं कि कंपनियों के कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से। कॉमन सेंस की बात है, वो हैंडआउट में मैंने टेबल बना दिया, कल सुबह उठ के देख लेना एंड इट इज डन। वो हम सब पढ़ चुके हैं। देखिए गुडविल क्या होता है हमने देख लिया, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या, वो सब पिलर 1 से पता होना चाहिए। मतलब अगर ये एवेंजर एंड गेम है तो पहले आयरन मैन और वो कैप्टन अमेरिका ओरिजिन मूवी देख के आओ, देन इट विल मेक सेंस। सो इट इज गिवन, सुकून से देख लेना, उसके एमसीक्यू भी थे, वो कुछ कल भी देखेंगे और फिर वेडनेसडे टेस्ट में भी देखेंगे। इसके बाद का मुद्दा है डेफिसिट। एक दो टॉपिक पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फ्रेश माइंड से डेफिसिट को पढ़ना है, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड वेरी सिंपल। कुछ बार क्या होता है, सरकार को 20 रुपये इनकम है, 26 रुपये का खर्चा है, तो इधर क्या है? घाटा हो रहा है, डेफिसिट बजट है, कॉमन सेंस की। कुछ बार ये होता है गवर्नमेंट के खर्चे 15 रुपये है और इनकम है 20 रुपीज, तो ये क्या हुआ? सरप्लस बजट, अधिशेष बजट। कुछ बार ये होता है कि गवर्नमेंट के खर्चे भी 20 और इनकम भी 20 और एक्सपेंस भी 20, सो व्हेन इनकम इक्वल एक्सपेंस हम कहेंगे बैलेंस बजट है या संतुलित बजट है। अब इसके बाद डेफिसिट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो हमें पढ़ने, थोड़े आज पढ़ेंगे, थोड़े कल पढ़ेंगे। हाँ, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ्रेश माइंड से पढ़ना है। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. Two more minutes. One more minute. All right, friends. So now we resume the class. Tell me the voting line. Can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करें. डॉक्टर सोमेश, इकरा, आरती, शमीम, नूफान, आनंद एंड दान जस्ट वी मूव फॉरवर्ड. हाँ, तो डेफिसिट अपना लास्ट सेगमेंट है. बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं. डू नॉट बी ओवरवेल्ड. डरना नहीं है, पर हाँ तैयार तो करना पड़ेगा भाई. कुल मिलाकर पूरा बजट ऐसा दिखता है. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें. देखिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सबसे गवर्नमेंट को इनकम हो रही है करीब 27 लाख करोड़ रुपीस. तो ये उसकी इनकम है. सामने सरकार के खर्चे भी होते हैं. सैलरी देनी है, हाईवे बनाने, हॉस्पिटल बनाने, सब्सिडी देनी है, और ये सब खर्चे में करीब 45 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड होने. तो आ रहे हैं 27, जा रहे हैं 45, और उसमें भी पॉइंट के हिसाब से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ सम 17 to 18 लाख करोड़ रुपीस, जिसको हम कहते हैं फिजल डेफिसिट. तो जो पैसा कम पड़ रहा है, आपको शॉपिंग तो करनी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड से लोन पे माल खरीद लेंगे बस. तो वो चीज़ क्या है? वही है फिजल डेफिसिट. अब इसको और समझते हैं. देखिए, बजट के दो पार्ट थे, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट के अंदर क्या आता था? टैक्स के रकम, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट वगैरह, उन सब में करीब 26 लाख करोड़ रुपीस की इनकम. सामने आउटगोइंग के अंदर सब्सिडी, सैलरी, ये सब के अंदर 35 लाख करोड़ रुपीस आउटगोइंग है. कैपिटल बजट में बात करें तो याद करो, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से करीब 17 लाख करोड़ रुपीस तो हमने लोन में लिए हैं, जो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनकमिंग मनी है, कैपिटल रिसीट. और फिर ये डिसइन्वेस्टमेंट में से और नीचे स्टेट्स को लोन दिया हो, उसकी प्रिंसिपल की रिकवरी हुई हो, उन सबको हम नॉन डेट रिसीट्स, तो उसमें से करीब 84,000 करोड़ रुपीस की इनकम हो रही है. तो ये डेट एंड नॉन डेट रिसीट की मदद से कुल 18.7 लाख करोड़ रुपीस इनकमिंग कैपिटल रिसीट्स है. और सामने कैपिटल भी है, हाईवे, हॉस्पिटल बनाने के, तो करीब 10 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है. तो ये सारे आंकड़े इनकमिंग आउटगोइंग के हैं. अब सबसे पहले करते हैं बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंस और टोटल इनकम के बीच कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से निकलता है. तब समझो टोटल एक्सपेंस कितना है, रेट सेल पकड़ो, 35 लाख करोड़ रुपीस, रेवेन्यू का आउटगोइंग और कैपिटल का आउटगोइंग 10 लाख करोड़, तो 35 और 10 करीब 45 लाख करोड़ रुपीस. और मैंने माइनस साइन दिया क्योंकि आउटगोइंग है, या मैं कहूँ एक्सपेंस है. और सामने ग्रीन सेल में जो है वो गवर्नमेंट की इनकम है. तो क्या है, रेवेन्यू पार्ट में 26 और ये कैपिटल पार्ट में 18, तो ये करीब आएगा 45. तो आप समझो गया भी 45 और आया भी 45, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो जावे 0. तो यानी अपना बजट डेफिसिट कितना हुआ? माइनस 45 प्लस 45, जवाब हो गया 0. आपका ये तो बहुत बेस्ट है, मतलब ये तो कैसे हो गया, और ये तो बहुत ही जोरदार चीज़ है, वी हैव अ बैलेंस्ड बजट वगैरह वगैरह. तो आप समझो ये फिल्म हिट नहीं है, इसको मारपीट के हिट कराई गई है, क्योंकि सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए लोन में लिया ना पैसा, तब जाके भाई ये जवाब 0 हुआ है असल में. इफ यू अप्लाई योर ऑब्जर्वेशन इनटू दिस. समझते हैं. सबसे पहले अभी तक हमने जो समझा वो क्या था? बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस. रेवेन्यू मतलब यहाँ पर इनकम समझना है, कैपिटल और उस टाइप का उसको कंफ्यूज ना करें. सो बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल. तो करो ना, वो सब तो हम जवाब 0 लेके आए, वो हमने समझ लिया. बट ये जवाब 0 खुद से नहीं आया, ये तो लोन लिया था पैसा, इसलिए जवाब 0 आया. तो अब निकालो फिजल डेफिसिट. तो वो क्या होता है? बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट मार्केटिंग, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, मतलब लोन का जो पैसा लिया जो उसने चुकाना है. तो वो सब क्या है? लेट मी गो बैक. ये वाली चीज की बात हो रही है, 17 लाख करोड़ रुपए जो सब लोन का पैसा है. हाँ, तो हम क्या करेंगे? वो क्या बोला? बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट का जवाब 0. उसके अंदर ये सब गवर्नमेंट की बोरिंग को ऐड करो, कितनी? 17 लाख करोड़ रुपए बोरिंग को, तो जवाब क्या आएगा? 0 प्लस 17 इक्वल 17. तो 17 लाख करोड़ जो है वो क्या है? अपना फिजल डेफिसिट, व्हिच विल शो यू द ट्रू पिक्चर कि भाई सब एवरीथिंग इज नॉट गुड, देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि इतना सारा लॉस है तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी. सो दैट इज फिजल डेफिसिट. तो ये हमने देखी है तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, और उसमें जो दिया है वो सब सही दिया है. फिर अब एनसीईआरटी देखते हैं, तो एनसीईआरटी में भी थोड़ा उसको अलग तरीके से उसने समझाया. वो क्या बोलता है कि फिजल डेफिसिट का मतलब है इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हमने कैलकुलेट किया? 45 लाख करोड़ रुपीस. एंड इट्स टोटल रिसीट्स, टोटल इनकम कितनी थी? वो भी 45 लाख करोड़ रुपीस थी. कैसे हमने गिना? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब कि बोरोइंग को आप नेगलेक्ट करो या इग्नोर करो. तो एक्सक्लूडिंग में बोरोइंग करो, तो मैं एक्सक्लूड करना किसी को, इसका मतलब क्या है? माइनस कर देना, बराबर. तो माइनस 17 लाख करोड़. तो अभी आप समझो क्या जवाब आएगा? 45 लाख करोड़ का एक्सपेंस था, 45 लाख करोड़ का इनकम था, और बोरोइंग को एक्सक्लूड करना था, माइनस 17. तो जब क्या आएगा? ये प्लस माइनस है तो 0, माइनस 17, तो माइनस 17 आएगा. तो फिजल डेफिसिट क्या है? माइनस 40 प्लस 45 माइनस 17. 17 लाख करोड़ इज द फिजल डेफिसिट. अब कुछ लोग कहेंगे पर माइनस साइन है कि प्लस साइन है? जवाब सही है, वो था राइट. वो तो साइन की उसमें कोई चिंता लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ तो भाई कुछ तो लॉस है ना, उसको भर रहे हैं. अब उसको माइनस में लिखो कि प्लस में लिखो, ये की बात है. सो यस, देयर इज फिजल डेफिसिट.
यहाँ पर आई एम गिविंग यू 40 सेकंड्स, बात में कोई दम नहीं, पर इसको आप ऑब्जर्व करो, जिनको और नहीं समझ आएगा हाथ से वो कैलकुलेट करो लिख के। कुछ लोगों के दिमाग में यही नहीं बैठा होगा तुम 45 किधर से लाए भाई, तो इसलिए तो मैं आपको बोला ना, कुल मिलाकर जो कहानी शुरू हुई वो तो इतना बड़ा सा बजट है, उसके अंदर इनकमिंग रेवेन्यू रिसीट में 26 लाख करोड़ रुपए है, आउटगोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ है, इनकमिंग कैपिटल रिसीट के अंदर 17 लाख का लोन है, 84,000 का नॉन डेट इन्वेस्टमेंट वगैरह है, 10 लाख करोड़ का आउटगोइंग का है। तो उन सबको इनकमिंग आउटगोइंग को जब आप करते हैं तो टोटल इनकमिंग कितना है रेवेन्यू कैपिटल का 45 लाख करोड़, टोटल आउटगोइंग कितना है वो भी 45 लाख करोड़, तो वो टोटल एक्सपेंस इनकम की बात है। उन दोनों का डिफरेंस आप निकालते हैं तो वो बजट डेफिसिट, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जब जीरो आता है, पर वो जीरो कैसे आता है, हाउ, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लोन में लिया था ना, इसलिए वो तो सब हो गया जो है वो हमें कोई चित्र बताती नहीं है, हमें नया कंसेप्ट लाना पड़ता है फिजिकल डेफिसिट, कि जब आप बजट डेफिसिट के अंदर बोरिंग को ऐड करते हैं तो 17 लाख करोड़ जो आ गए, या एनसीईआरटी वाले ने थोड़ा उसको अलग से समझाया कि टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल इनकम और उसमें एक्सक्लूड करो बोरिंग को, तो -17, तो -45 प्लस 45 -17 तो भी जा बाय -17, तो वो क्या फिजिकल डेफिसिट। हाँ, तो एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट क्या है, सरकार के कुल व्यय टोटल एक्सपेंस और ऋण ग्रहण को छोड़ के कुल कर प्राप्तियों में अंतर। अब एक तो एनसीईआरटी है वो खुद ही इंश्योर करती है कि हिंदी मीडियम वालों को समझ नहीं आना चाहिए, इसलिए इतना जटिल बना के रखा है, इसको देखना ही नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू पास द प्रीलिम, मेरी तो सलाह सबको है भाई, हिंदी में मत पढ़ो, अंग्रेजी में इकोनॉमी पढ़ो, इट विल हेल्प यू। देखो अंग्रेजी में कितना आसान बताया, फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस, अच्छा तो मतलब माइनस करना बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, अच्छा रिसीट यानी इनकम, एक्सक्लूड बोरोइंग मतलब बोरोइंग भी माइनस करना है, तो अगेन 45 45 एंड 17 तो आपका आ जाएगा। कई बार जो लोअर लेवल एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, सीडीएस, पीएफ स्टेट सर्विस, वो क्या करते हैं, सीधा इसको पूछ लेते हैं, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग इज नोन एज, तो मतलब दिस एक्सेस ऑफ दिस का मतलब क्या, इसके ऊपर इतना, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मतलब जो भी एक्सपेंडिचर था 45, इनकम था 45 और बोरोइंग को इग्नोर करो या एक्सक्लूड करो 17, तो जवाब क्या है 17, तो वो क्या है फिजिकल डेफिसिट है। सो दैट्स इट। ना उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, ना करंट डेफिसिट बोलते हैं, ना कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट, इसको एक्सेप्ट करो, ये सीडीएस में एक दो बार तो उन्होंने बार-बार पूछा है, ये एक बात हुई। अब कुछ और भी नए डेफिनेशन समझते हैं। मित्रों, जो आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन में पैसा ले रही है, कुछ तो इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, कुछ तो बैंकरों ने एसएलआर कोटा कंप्लीट करने के लिए जीसेक खरीदी। अब ये मामला क्या, पिलर 1 2 मॉनेटरी पॉलिसी देख के एसएलआर क्या होता है। फिर स्मॉल सेविंग स्कीम के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, उसमें गरीब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी सब सरकार को लोन में गया। एडिशनली मान लीजिए सरकार ने आरबीआई से भी लोन में पैसा लिया, ये सब एक बात हुई। एडिशनली सरकार वर्ल्ड बैंक से भी, जापान से भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन में पैसा ले सकती। तो अब समझो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस नेट बोरोइंग फ्रॉम होम, ये सबको आप ऐड करो तो जो भी जवाब, मान लीजिए 10 जवाब आता है, इसको हम कहेंगे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। अब असल में हमने समझा वो सही है, जो हमने पहले समझा फिजिकल डेफिसिट वो इसी की बात कर रहा है, बट ये क्या ज्यादा रिफाइन करके एकेडमिक करके उसको एक्सपांड करके बोल रहा है कि अच्छा ये जो लोन आ सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से आ सकता है। फिर कुछ बार क्या होता है कि यही यूनियन गवर्नमेंट कुछ पैसा आगे लोन में घुमा देगी, कि स्टेट को हाईवे बनाने के लिए लोन दिया, ओएनजीसी के बॉन्ड खरीद लिए, नेपाल को, बांग्लादेश को लोन में पैसा दे दिया, तो वो सब तो पैसा गवर्नमेंट ने आगे किसी और को दे दिया ना। तो अगर मैं उसको माइनस करूं, मतलब माइनस द लोन्स गिवन टू स्टेट्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, फॉरेन नेशन वगैरह, मान लीजिए वो 3 लाख करोड़ उनको दे दिया, तो अब क्या हो रहा है, ग्रॉस ऊपर से आया 10, उसमें से 3 लोन में आगे घुमा दिया, तो सरकार के पास शुद्ध लोन कितना बचा 7, तो नेट फिजिकल डेफिसिट क्या, 10 - 3 = 7, सो दैट इज नेट फिजिकल डेफिसिट। आई एम गिविंग यू 40 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। तो कुल बात क्या है, इंटरनेशनल सोर्सेज से, आरबीआई से, लोकल इन्वेस्टर से जितना पैसा लोन में लिया उसको हम कहते हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, सपोज 10, और फिर गवर्नमेंट ने आगे स्टेट्स को, सरकारी कंपनी बांग्लादेश, भूटान वगैरह को लोन में पैसा दिया, मान लीजिए 3, तो उनका डिफरेंस है कितना 7 बचा यूनियन गवर्नमेंट के पास, उसको क्या कहते हैं नेट फिजिकल डेफिसिट, शुद्ध रूप से जो बचा। ग्रॉस और नेट में कभी ग्रॉस के अंदर से कोई चीज को माइनस करते हैं तो नेट मिलता है, ग्रॉस मतलब सकल, मतलब वो बड़ा होगा, नेट मतलब शुद्ध, तो आप कोई गंदी चीज है, इंप्योर वाटर है, गंदा पानी, उसको फिल्टर करोगे तो शुद्ध पानी मिलेगा, मतलब कुछ तो माइनस किया, क्या गंदगी माइनस करती है। सो ग्रॉस एंड नेट, नेट मींस यू हैव टू डू सम सब्सट्रैक्शन, किसी में से कुछ माइनस करोगे तो जो बचता है उसको कहते हैं नेट या शुद्ध। अब कुछ लोग कहेंगे तो फिर तो फिजिकल डेफिसिट और ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में क्या फर्क है, जब कोई फर्क नहीं है, ये तो ज्यादा एक्सपांड करके ज्यादा एकेडमिकली करेक्ट तरीके से उसको बताने की बात है, वरना बोला तो वो वही है भाई कि इनकम थी 27, एक्सपेंस थे 45, तो लॉस हो रहा था 17, तो उतना वो उधारी में लाया, वो है फिजिकल डेफिसिट। अब आप इसको बहुत ज्यादा एकेडमिकली खुल के बोलना हो कि अच्छा इसमें वर्ल्ड से आप लाए होंगे, ग्लोबल सोर्सेज से आप कुछ आरबीआई से लाए होंगे, कुछ लोकल इन्वेस्टर से लाए होंगे, हाँ तो ये सब जो है उसको क्या कहते हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, तो ऐसी बात, मतलब वाटर का नाम है H2O, ऐसी ये बात है। दूसरा, मान लीजिए गवर्नमेंट को 27 लाख करोड़ की इनकम है, 45 लाख करोड़ के खर्चे हैं, मतलब कम पड़ रहा है पैसा 17 लाख करोड़, तो हमने उसे कहा वो उसकी फिजिकल डेफिसिट है जो गवर्नमेंट ने लोन में पैसा लिया है। फिर क्या होगा कि जब आप लोन लेते हैं तो आपको याद आता है कि भाई पुराने लोन का ब्याज भी तो चुकाना है, वी ऑल्सो हैव टू रीपे द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस लोन्स। मान यूपीए सरकार ने लोन लिया हो 50 साल की टेन्योर का, तो उसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा बीजेपी सरकार ने, तो फिर वो क्या करेंगे कि अच्छा इंटरेस्ट ऑन अर्लियर लोन्स, जो यूनियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, लोकल इन्वेस्टर को, आरबीआई को, सबको जो यूनियन ने ब्याज चुकाना है, तो उसको माइनस करो, तो वो होगा करीब 10 लाख करोड़ रुपीस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है फिर जो बचता है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कितनी 7, 17 - 10 = 7। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, एग्जिस्टिंग जो भी फिजिकल डेफिसिट है उसमें प्रीवियस लोन के जो इंटरेस्ट रीपे करने हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब कुछ लोगों की ये चित्र में कहां बैठता है, तो लेट मी टेक यू बैक। देखिए बात क्या चल रही है, इधर आप देखो, बजट का कैपिटल पार्ट, सब टॉपिक इनकमिंग, सब टॉपिक डेट, उधारी में जो पैसा कितना 17, जिसको हमने कहा ये फिजिकल डेफिसिट। पर आप याद करो बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक आउटगोइंग, सब टॉपिक जो यूनियन ने प्रीवियसली लोन लिए थे और यूनियन ने उसका इंटरेस्ट रिटर्न करना इन्वेस्टर को, आरबीआई को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, वो कितना करीब 10 लाख करोड़। तो मतलब 17 तो लोन में लिया लेकिन उसमें से 10 तो पुराने लोन का इंटरेस्ट ही चला जाएगा, तो बचा कितना 7, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट।
प्रश्न इतना नया नया डेफिनेशन क्या इन्वेंट करना भाई, ठीक है एक्सेप्ट करें 17 लाख, अभी इतना नया नया क्या करना है। इसलिए इससे दो फायदे, एकेडमिकली आपको पता चले कि फ्रेश काम करने के लिए कितना लोन में पैसा लिया, तो जब 7 लाख करोड़, क्योंकि बाकी जो लोन है वो तो सब समझो पुराने लोन चुकाने के लिए ही चला जा रहा है, उसके इंटरेस्ट चुकाने के लिए चला जा रहा है। तो मतलब 70 लाख लोन में भी लिया, अपन उसे कितने नए हाईवे हॉस्पिटल या टैंक मिसाइल या उसकी फैक्ट्री बनने वाली है, तो 7 लाख करोड़ नहीं। तो प्राइमरी डेफिसिट देख के हमें ये पता चलता है कि असल में कितना नया फ्रेश काम के लिए पैसा लोन में गया, एक बात है। और दूसरा तो कारण मुझे लगता है पीआर एक्सरसाइज, मतलब मीडिया को, ऑपोजिशन पार्टी को अगर कोई सरकार ये कहे हमारा 17 लाख फिजिकल डेफिसिट है, तो फिर झटका लगता है, शॉक लगता है, इट इज लाइक सेइंग टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, सो देन इन वॉशरूम है, देखो 7 लाख करोड़ है प्राइमरी डेफिसिट। सो यू कम अप विद सम न्यू फैंसी वर्ड्स टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम सम अदर मोर टॉयलेट लाइक थिंग्स। क्या हमें एमसीक्यू पास करना है, हम तो डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल मेमोराइज इट। तो हमने क्या समझा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन्स, दोनों का डिफरेंस जो निकाला तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब ये जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको भी तो देखो, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट मान लीजिए 10 रुपये हो, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या था, पूरी दुनिया से पैसा लेके आए लोन में, प्लस आरबीआई से प्लस लोकल इन्वेस्टर से जो आप पैसा लेके आए, वो टोटल जो था ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, उसमें से आप माइनस करो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, मान लीजिए 1 रुपया है, तो फिर आपको मिलेगी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो 10 - 1 = 9 रुपीज। अब आपका ठीक है, कुछ तो समझ आ रहा है कि फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस किया तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिला, बट व्हाट एक्जेक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। नेट का मतलब क्या है, शुद्ध। तो इधर भी क्या हो रहा होगा, पहले आपको नेट मीन शुद्ध मीन माइनस कुछ करना होगा, तो ऐसा करेंगे आप कि समझो यूनियन गवर्नमेंट ने ओएनजीसी को लोन दिया होता, मतलब बॉन्ड परचेज किए होते, तो सामने ओएनजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे करता ना, तो यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय यूनियन सपोज 3 है, उसको माइनस करेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने खुद से इन्वेस्टर से लोन में पैसा लिया है, तो यहां पर समझो मैंने गवर्नमेंट को पैसा प्रिंसिपल दिया था और यूनियन गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो उसे हम लोग प्लस करेंगे कि इंटरेस्ट टू बी पेड बाय यूनियन। आप समझो यूनियन खुद भी ब्याज कमाता है जब उसने किसी को लोन में पैसा दिया, और यूनियन खुद भी किसी को ब्याज देता है जब यूनियन ने उसे लोन में पैसा लिया। तो इन दोनों का नेट निकालो या शुद्ध निकालो, तो क्या आएगा, ये -3 ये +4, तो क्या आएगा +1। तो वो जो +1 है उसको इधर डालना है, तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी कितना 1, तो उन दोनों का डिफरेंस वो है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना 10 - 1 = 9। हम गिवेंगे 40 सेकंड्स, इसको निपटाओ, नहीं दिमाग में उतरे तो हाथ से नोट में लिख के करो। ऑलराइट, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या था, पूरी दुनिया से आरबीआई से और लोकल इन्वेस्टर से पैसा लिया, वो उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी माइनस करी तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट मिली। अब कुछ लोग कहें अच्छा तो प्राइमरी डेफिसिट और ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट में क्या फर्क है, और अगर इधर ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट है तो इसके नीचे भी एक और होना चाहिए नेट प्राइमरी डेफिसिट, तो उसकी क्या फॉर्मूला है। तो उसका जवाब है कि भाई जो अश्वत्थामा मर गया वो हाथी था कि इंसान था मेरे को नहीं पता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को पूछा कि जो अश्वत्थामा मर गया वो आदमी था कि हाथी था, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, नर होगा कुंजर होगा, मतलब अश्वत्थामा मरा वो तो बराबर है, वो आदमी था कि हाथी था वो मेरे को नहीं पता है। उसी तरह आप खींचते बैठो कि अच्छा ये जो तुमने ये फॉर्मूला बताया उसके अंदर बी वेरिएबल है कि नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मेरा जवाब सिर्फ इतना है, मैंने आपको उतना ही पढ़ा जितना एनसीईआरटी और दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल है, उसके बियॉन्ड क्या है क्या नहीं है वो मैं नेट पे सर्च करने बैठता नहीं, क्योंकि उतना यूपीएससी पूछती नहीं, और वो इतना पूछे तो इतना पढ़ने बैठे तो बाकी चीजें रह जाएंगी। सो आई डोंट नो वेदर इट वाज मैन और एलिफेंट। रेस का घोड़ा बनो भाई, जितने ट्रैक पे दौड़ना है उतने पे दौड़ो, सड़क का जो सांड होता है उसका कोई एजेंडा नहीं होता है। कल सुबह रविवार है, पूरा दिन घर पे बैठना है, तो क्या एजेंडा है आपका, अगर है आपके पास एजेंडा कि इतने घंटे मेरी ये पढ़ाई होगी और इतने घंटे में इतना आराम करूंगा, फिर रात को मेरी इतनी पढ़ाई होगी रिवीजन, देन यू आर रेस का घोड़ा, आपका कोई एजेंडा ही नहीं कि देखते हैं सुबह 10-12 बजे उठूंगा, स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करूंगा, शाम को फिल्म देखूंगा या बस ऐसे ही गप्पे मारूंगा, देन यू आर सड़क का सांड, आपका कुछ हो नहीं सकता। ओके, सो दैट इज माय आंसर। ये जितना मुझे आता था या मुझे पढ़ाना था वो मैं पढ़ा चुका हूं, टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है सही सब पढ़ा है, वो आप है। और सीधे सवाल पूछते हैं तो वो भी रट के जाना है, बिकॉज़ ओनली देन यू कैन गेट इट राइट। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हमने समझा, फिजिकल डेफिसिट समझा, फिर प्राइमरी डेफिसिट समझा कि पुराने लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दो, फिर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी माइनस किया तो ग्रॉस प्राइमरी मिला, बस उधर तक कहानी है। उसके आगे नेट प्राइमरी डेफिसिट की क्या फॉर्मूला, वो खींचने मत बैठो, वो दिया नहीं है बुक्स में, तुमको नेट पे सर्च करने बैठना नहीं है। अभी हम आगे ये समझते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप समझो आपकी अगर चादर इतनी लंबी है और फिर आप अपने पांव उससे भी ज्यादा आगे लंबे कर देते हैं, देन इवेंचुअली यू विल फेस द प्रॉब्लम। सो यू शुड नॉट बोरो सो मच मनी, करेक्ट। लेकिन 2020 ईयर में क्या होगा, आप जानते हैं कोरोना होगा। अब कोरोना है तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट की इनकम टैक्स वगैरह के अंदर कलेक्शन कम हो जाएगी, लेकिन सामने इतने सब ऑक्सीजन सिलेंडर और वेलफेयर स्कीम चलानी है तो खर्चे बढ़ जाएंगे, तो डेफिसिट बढ़ जानी। तो सपोज अपना जीडीपी 100 लाख करोड़ रुपीस और सामने फिजिकल डेफिसिट हो जाए 9 लाख करोड़ रुपीस, तो हम क्या कहेंगे 9% जीडीपी, इतना सारा बड़ा अपना फिजिकल डेफिसिट है। तो हाँ ऐसा ही कुछ हो गया कि 9.2 विच इज परहैप्स वेरी हाई, हाईएस्ट इन द रिसेंट टाइम्स, उतनी ज्यादा अपनी फिजिकल डेफिसिट होगी। अब यहाँ पर सिर्फ ये जो ब्लू लाइन है उसी को, ब्लू लाइन को फॉलो करो, ये ब्लू लाइन को फॉलो करो। अब आप समझो कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज अ डेंजरस थिंग, सो वी हैव टू कंट्रोल अवर डेफिसिट। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि इसको हम कम करेंगे, पर धड़ाम से तो कम नहीं हो सकता, धीरे धीरे कम होगा। वो जैसे ग्लाइडर होता है, वो कैसे धीरे धीरे अवतरण करता है नीचे जमीन पे, तो इस तरह लैंडिंग करेंगे, अच्छा 6 होगा, फिर 6.4 होगा, फिर 5.9 होगा, ऐसे धीरे धीरे हम इसको नीचे लाएंगे। कितना नीचे लाएंगे, टारगेट याद रखना है अपना, जो फिजिकल ग्लाइड टारगेट है वो याद रखना है कि 2025-26 तक इसे लेस देन 4.5% करना है। जो प्रेजेंटली करीब 5-6 के आसपास चल रहा है उसको 4.5% ऑफ द जीडीपी से कम हो जाए, ऐसा अपना टारगेट है। हाँ तो देखो फिजिकल डेफिसिट की लाइन ऊपर हाई है, बाकी सब लाइनें उससे नीचे क्यों है, क्योंकि वो सब माइनस होगा, फिजिकल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो तो प्राइमरी मिले, तो प्राइमरी की लाइन नीचे होगी ग्रे कलर वाली, स्वाभाविक वगैरह वगैरह। So that is physical deficit. We want to reduce it from 9% of GDP to less than 4.5% of GDP. अब आगे समझते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या, बजट के कैपिटल पार्ट को आप भूल जाओ, वो है ही नहीं, सिर्फ रेवेन्यू पार्ट की बात करो। तो रेवेन्यू पार्ट में क्या इनकम में आएगा, ये जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह, रेलवे टिकट, पोस्टल टिकट, वो सब, उसमें करीब 26 लाख करोड़ रुपए की इनकम है। और सामने रेवेन्यू में आउटगोइंग क्या है, ये सब सब्सिडी, सैलरी, प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट देने हैं वो सब, तो उसमें करीब -35 लाख करोड़ जा रहा है। हाँ तो प्लस माइनस करो जो भी 8 लाख करोड़ आएगा, दैट इज द डेफिसिट, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर इस 8 लाख करोड़ को आप जीडीपी के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करो तो करीब 2.9% ऑफ जीडीपी, सो दैट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली
जो भी रेवेन्यू साइड में इनकम कम हो, एक्सपेंस ज़्यादा हो तो जो घाटा हो जाता है उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? देखिए रेवेन्यू आउटगोइंग या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था? सब्सिडी थी, सैलरीज थी और याद करो ग्रांट्स भी थी। कौन कौन सी ग्रांट की? जो फाइनेंस कमीशन जैसे पंचायती राज बॉडीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वगैरह देता। अब आप सोचो कि अगर फाइनेंस कमीशन ने ये सब पंचायती राज बॉडी को ग्रांट दिया, उसमें भी याद करो टाइप ग्रांट्स थे वाटर सैनिटेशन के लिए, तो अच्छा वो गटर साफ करने की जो मैकेनिकल मशीन आए तो वो सब क्या हुआ? कैपिटल एसेट हो गया। उसी तरह अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बुलडोजर खरीद लिया कि बाद में अगर अर्थक्वेक आ गया उसको सब मलबा हटाना है तो बुलडोजर चाहिए, तो बुलडोजर खरीदा, वो क्या? वो तो कैपिटल एसेट है। तो ग्रांट का भी कुछ तो पैसा कैपिटल एसेट में चला जाता है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि ग्रांट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसमें ये ऐसी बात है कि वो स्नीकर्स या कैडबरी पर्क के अंदर मूंगफली भी आ गई, तो मूंगफली तो चॉकलेट नहीं है, उसको हटा दो। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ये जो पर्पल कलर का है कि ऐसी ग्रांट जिससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट होने वाली उसको माइनस कर दो। हाँ, तो इसमें करीब 3.7 लाख करोड़ रुपीस की ग्रांट ऐसी गई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे, जिसमें असल में ये सब बुलडोजर और जो भी ऐसे ऑफिस बिल्डिंग वगैरह कैपिटल एसेट्स बनी। तो अपना ओरिजिनल रेवेन्यू डेफिसिट था 8.6 लाख करोड़ माइनस ये ग्रांट्स पर्पल कलर वाली 3.7, तो जब आता है 4.9 लाख करोड़ रुपीस, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और ये जीडीपी के परसेंटेज में निकालो 1.7 आए। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब क्या है? ये सब पीआर का काम है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशनशिप। मेरे ख्याल से जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो ऐसी सब नई डेफिनेशन लेके आए, क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि देखो रेवेन्यू डेफिसिट की हाई वो तुम उसकी बात मत करो, तुम हमको मतलब ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया, पब्लिक, तुम हमको इस पे क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बहुत कम है। सो डोंट लुक एट द रेवेन्यू डेफिसिट, यू लुक एट दिस न्यू नंबर व्हिच इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे नए-नए नंबर्स इन्वेंट किए जाते हैं जस्ट टू पुट अ रोजी गुड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड ऑपोजिशन पार्टीज। क्या हमको एग्जाम पास करनी है तो याद रखना है, तो हम याद रखेंगे। बाद में कोई दम है नहीं। पीजल डेफिसिट क्या है? जितना पैसा लोन में लिया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस का जो घाटा हो जाता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? ये रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर से ग्रांट का पैसा माइनस कर दो। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? तो पीजल डेफिसिट के अंदर से पुराने लोन के इंटरेस्ट का पैसा माइनस करो, तो प्राइमरी डेफिसिट। मुझे तो रात को 2 बजे उठा के भी पूछे, मेरे को आता है व्हाई? बिकॉज़ साल में 3 बार मैं पढ़ाता हूं, आपको 3 बार रिवीजन करना है। ये तो मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग एक्चुअली। कल सुबह उठ के 2-3 बार नोट में खुद से लिख दो तो भी आ जाएगी, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिवाइज इट इन द मंथ ऑफ मे। सो दैट इज डन। तो हमने ये सब डेफिसिट के टाइप्स देखे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखा। इसके बाद एक दो छोटे टॉपिक समझते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि गवर्नमेंट है, मतलब आप समझो एसआर की गवर्नमेंट है, और एक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एफसीआई, वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, कानून से बना के उसको बनाया है। ये एफसीआई का काम क्या है? वो फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदता है। एफसीआई विल बाय ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर वही वाला अनाज वो गरीबों को मिड डे मील वगैरह में सस्ते दाम पे सब्सिडाइज प्राइस पे बेचता है। क्या ये जो एफसीआई है वो क्या काम करता है? पिलर 4 में हम लोग आराम से समझेंगे एग्रीकल्चर के साथ। अभी के लिए एक्सेप्ट करो कि वो किसानों से अनाज खरीदता है। दे परचेज द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। नाउ सपोज गवर्नमेंट या उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री की इनकम हो 10,000 और एक्सपेंस हो 12,000, तो मतलब उनका घाटा चला कितना? 2,000 का। 10 कमाते हैं, 12 जा रहा है, तो 2 का लॉस है। तो 2,000 को आप क्या बोलोगे? फिजल डेफिसिट है। यस, इट इज फिजल डेफिसिट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब कि एसआर के, उसमें पार्लियामेंट मतलब कि अपने पेरेंट्स अमिताभ बच्चन एंड उनको दिखाना है, जैसा कभी खुशी कभी गम का आप सीन समझ लो। सो यस, दिखाना तो है, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल उन्होंने पार्लियामेंट में पेश करना है, ऐसा कुछ आर्टिकल 112 में लिखा है। तो अभी आप समझो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या एसआर के ने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा तो सिर्फ 2,000 करोड़ का या 2,000 रुपये का ही लॉस है, एंड दिस इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। फिर उसको याद है कि नहीं, मुझे तो और भी पैसा लोन में लेना है। तभी आप समझो एसआर के हु इज फाइनेंस, डियर वाइफ काजोल यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्लीज बोरो एक्स्ट्रा 7,000 रुपी बाय योरसेल्फ। मेरे क्रेडिट कार्ड से मैं नहीं करा, वरना मेरे पापा को पता चल जाए, वो मेरे को डांटेंगे। तुम अपने क्रेडिट कार्ड से जाके 7,000 का और शॉपिंग करो या लोन में पैसा लेके आओ, तुम ऐसा करो, ताकि पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि मैंने जो 2,000 उधारी में लिया था और पेरेंट्स को बता दिया था, वो तो 2,000 मेरे किसी और काम में उड़ गए। क्रिकेट फैंटेसी ऐप खेला था या विमल खरीदने गया था। सो नाउ एक्स्ट्रा 7,000 रुपी इज रिक्वायर्ड। और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री लोन में नहीं ले रही, आप समझो, वो वाइफ को बोला कि तुम जाके सेपरेटली लोन में लेके आओ और इनको मत बताना, पेरेंट्स को मत बताना। तो ऐसा ये जो 7,000 रुपी का एक्स्ट्रा लोन लिया जाएगा विदाउट द एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ पार्लियामेंट, उसे आप क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ईबीआर। पैरेलल एग्जांपल से समझते हैं। एक होता है एनकाउंटर। एनकाउंटर आप समझते हैं, पुलिस वाले किसी को जीप पलट दिया और उसको मतलब मार दिया जाए, उसको आप क्या बोलते हैं? ज्यादा फॉर्मल वर्ड क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। किसी को मार सकते हैं हाँ, अगर अदालत यस बोले कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, दैट इज जुडिशियल किलिंग। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब क्या? बिना उसको पूछे कोर्ट को पुलिस खुद से किसी का फेक एनकाउंटर कर दे, वो क्या हुआ? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो आप समझो बजटरी रिसोर्सेज मतलब बजट के द्वारा पैसा मोबिलाइज करो, टैक्स में लाके, लोन में लाके, कुछ करके, इट इज अलाउड। पर यहाँ वो क्या कर रहे हैं? बजट के नाम पे तो दिखाने रहे अपने पेरेंट्स मतलब पार्लियामेंट को, बाहर से ला रहे थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। क्योंकि आप समझो अगर एसआर के मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद से ज्यादा बोरो करे तो पार्लियामेंट नाराज हो जाएगी, वो उसको क्रिटिसाइज करेगी क्यों इतना पैसा ले रहे हो वगैरह वगैरह। सो दिस इज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। अब इसको असल समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया। उन्होंने कहा कि देखो हमारी फिजिकल डेफिसिट 8 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी के 3.5% के आसपास है, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए ये बिफोर कोरोना की बात है। आप समझो बजट कब आएगा? फरवरी 2020 में, जब कोरोना नहीं था। कोरोना तो कब से चालू होगा? मार्च और मई में उसका तो प्रकोप बढ़ता है, इफ यू रिकॉल द 2020 ईयर। तो कोरोना से पहले उन्होंने बजट डाला तो उनको कल्पना नहीं थी, तो वो तो ऐसे ही सब लिख देंगे। एंड देन दे आर सेइंग कि अच्छा ये जो 8 लाख करोड़ रुपए हम फिजिकल डेफिसिट कर रहे हैं, उसमें से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1.2 लाख करोड़ रुपए देंगे फूड सब्सिडी के नाम पे, जिससे वो फार्मर से अनाज खरीदेगा, गरीबों में बांटेगा, वो सब करेगा। सो ऑन पेपर दे शोड समथिंग लाइक दिस कि एसआर के बोला देखो मैं 2,000 बोरो कर रहा हूं और उसमें से मैं वाइफ के लिए ज्वेलरी भी खरीदने वाला हूं, साड़ी भी खरीदने वाला हूं। लेकिन बाद में गवर्नमेंट एफसीआई को वो पैसा देती नहीं। गवर्नमेंट ये कहती है तो हम दूसरी योजनाओं में खर्च कर देंगे, तुम अपना देख लो। तो सरकार योजनाओं में सब्सिडी समय पर जारी नहीं करती, तो फिर एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट विल बी फोर्स्ड टू बोरो मनी ऑन इट्स ओन। जस्ट लाइक यहाँ पर शाहरुख ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये लेके दूंगा, अपन नहीं करें, देन काजोल दैट इज एफसीआई दे हैव टू बोरो समथिंग ऑन देयर ओन। ऐसी बात है। अब आप कहते हैं एफसीआई वाला किधर से लोन में पैसा लाता होगा? याद करो पोस्ट ऑफिस अकाउंट में आप जो सेविंग करते हैं, फिर ये जो भी सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह में पैसा डालते हैं, वो सब जाते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में, और वहां से
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने आप थोड़ा पैसा लोन में लेके अपनी गेम चलाती है। सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, क्योंकि ये सब पार्लियामेंट की सीधी नजर में नहीं आता, ये तो चिप के अलग ही उनका गेम चल रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर पैरेलली बोरोइंग मनी टू फाइनेंस देयर स्कीम्स, और वो सब चीज छुप छुप के करते हैं, आंकड़े बजट में दिखाते नहीं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, बजटेड संसाधन। दे आर हिडन फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट। पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी कम होती है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इस पे अच्छी नहीं रहती, और फाइनेंस कमीशन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। अब फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब आपको माइनर के रूप के आपके हैंडआउट के अंदर भी दिया, उसको सुकून से आप देखना। क्या तो बीच में इसका न्यूसेंस बहुत बढ़ गया था, हर साल आप देखो कितना करीब 1.48 लाख करोड़ रुपए उतना सब एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कर रहे थे। लेकिन फिर फाइनेंस कमीशन ने काफी क्रिटिसाइज किया, तो सर नहीं, अब हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है, वो चेंज ऑफ हार्ट से नहीं करेंगे। तो अभी आप पाते हैं पिछले 2 साल से वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज हैव बीन स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद और भी चीजें, पर उसको फ्रेश माइंड से समझना है। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। टू मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन इसी में कैन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में बताइए। बीनू, विशाल, गंगा, सुब्रमण्यन, शमीम, श्रुति, रुस्तम, नूफान, इकरा, प्रियांशु, अनदर डांस रीजर्स, वी मूव फॉरवर्ड। देखिए, अगर हम के 2022 बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 लाख करोड़ रुपए लोन में ले रही है, देन वी कॉल इट फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर 2022। तो ये तो 1 साल का हुआ। ये भी तो हो सकता है ना कि पिछले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 25,000 करोड़ रुपए लिए हो और वो 20 साल तक अभी वापस करने बाकी है। हो सकता है नरसिम्हा राव के टाइम पे 5,000 करोड़ रुपए लिए और उसका टेन्योर 50 ईयर का लोन है, तो वो भी अभी तक आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये हुआ प्रेजेंट लायबिलिटी और ये हो गई सब टोटल लायबिलिटी। आप समझो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी, आई के गुजराल से लेके सभी अलग अलग समय पे जितने लोन लिए थे, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट चुकाना बाकी हो, तो ऐसा कितना आउटस्टैंडिंग है, तो उसे हम कहेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स। 2021 में डेटा बोलता है कि इंटरनल डेट ऐसी है 115 लाख करोड़ की। आप समझो 16 लाख करोड़ तो सिर्फ 2022 का है, या 17 लाख करोड़ सिर्फ 2023 का है। टोटल आप ऐड करोगे तो इतना सब है। एक्सटर्नल डेट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट वगैरह से 6 लाख करोड़ रुपीस, तो इन दोनों को ऐड करो तो मिलता है पब्लिक डेट कितना, 121 लाख करोड़ रुपीस इज द पब्लिक डेट। फिजिकल डेफिसिट 1 ईयर के लिए पब्लिक डेट टोटल कितना बोझ है अपने ऊपर, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, नया पुराना सब मिला के, फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ना तो पब्लिक डेट कितनी निकाली हमने, प्लस आप समझो पोस्ट ऑफिस में आपने पैसा सेविंग अकाउंट में डाला, पोस्टल इंश्योरेंस खरीदा, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ वगैरह में पैसे डाले हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाला है, वो सब हमने पिलर 1D में देखा था। तो वो सब भी तो पैसा गवर्नमेंट ने कभी तो चुकाना होगा, तो वो सब उसकी क्या हुई, अदर लायबिलिटीज। तो ऐसी अदर लायबिलिटीज है करीब 12 लाख करोड़ रुपीस, प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के नाम पे भी कुछ पैसा पेंडिंग है आपका, अब इन्होंने बंद कर दिया। करेक्ट, पर पुराना जो है वो भी तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिटर्न तो करना होगा, तो वो सब आउटस्टैंडिंग करीब 1 लाख करोड़ है। तो टोटल पब्लिक डेट प्लस अदर लायबिलिटी लाइक दिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग, सुकन्या समृद्धि, पोस्टल इंश्योरेंस वगैरह, प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, इन तीनों को ऐड करो जो आता है 134, उसको हम कहते हैं टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज इसको मैंने चार्ट के रूप में भी आपके हैंडआउट में डाला है। देखिए, इंटरनल मतलब भारत, एक्सटर्नल अमेरिका, इन दोनों का ऐड किया तो मिला पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के अंदर अदर लायबिलिटी लाइक पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड वगैरह, प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज उनको ऐड किया तो मिला टोटल लायबिलिटी। तो ये सब याद रखना है भाई, ये सब फॉर्मूला वो पूछते हैं कुछ बार। दिस इज नॉट लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म की हर साल सवाल आते हैं, ये ऐसा एक सवाल 10 साल में आता है, तो 10 साल में आता है। आप समझो फिर भी कॉस्ट बेनिफिट तो अच्छा है ना, कि इतना चार्ट याद रह जाएगा 3-4 बार लिखेंगे तो, कंपेयर टू कि मध्यकालीन भारत का इतना बड़ा सा किताब पढ़ो एंड देन आल्सो देयर इज नो गारंटी कि वो याद रहेगा कि नहीं, ये तो याद रह सकता है।
अब कुछ लोग कहेंगे देखो तुमने तो 2021 का डेटा दिया, हमको कोई लेटेस्ट डेटा दो। लेटेस्ट डेटा कब आएगा? 2024 में जब लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसको हम देखेंगे विन 24 सीरीज में। ये लोग भी क्या करते हैं, लेटेस्ट डेटा नहीं दे रहे हैं, 1-2 साल पुराना देते हैं जब उनको थोड़ा कम दिखता है व्हाटएवर। चल वो तब की बात है जब हम उसको देखते हैं। आरबीआई इज पब्लिक डेट मैनेजर, मतलब सरकार को लोन चाहिए तो वो खुद कोई ठेला लेके नहीं निकलती कि लोन दे दो लोन दे दो, आरबीआई को काम सौंप देती है। आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर, आरबीआई सब गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, पैसा मोबिलाइज करता है। तो कुछ तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 7% ब्याज मिलेगा प्लस प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो भी रिटर्न करेंगे 7% फिक्स है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फिक्स इंटरेस्ट वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कुछ बार आरबीआई ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाली, मतलब चेंज होता रहे ब्याज। अगर आरबीआई ये कहते कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो लिबोर प्लस 2% होगा। लिबोर क्या था? लंदन का इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट क्या? 2% हो तो ये 4 हो जाएगा, कभी 3% हो ये 5 हो जाएगा। तो मतलब ऐसी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या लोन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, हम क्या कहेंगे उसको? फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट है, आरबीआई वो भी इशू करता है। एंड लास्टली कुछ बार आरबीआई इशू करता है मार्केट रेट पे या हम कहें ऑप्शन पे। वो ऐसा कि आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे उस पे कुछ नहीं लिखे, ब्लैंक, कि तुम बोलो तुम कितना दोगे। हो सकता है ऐसी नीलामी की जाए, एक इन्वेस्टर कहे प्लीज गिव मी दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आई विल पे यू 6% इंटरेस्ट। दूसरा इन्वेस्टर कहे भाई मुझको दे दो, मैं आपको 7% इंटरेस्ट पे करूंगा। तो स्वाभाविक आरबीआई को हार्ट इमोजी किधर आएगा? 7 वाले का ना, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो माफ कीजिए मेरी गलती हुई बोलने में। ऐसी बात है, सपोज देयर आर 2 इन्वेस्टर और आरबीआई इनको बोले कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। फर्स्ट इन्वेस्टर इज सेइंग मैं 6% इंटरेस्ट पे भी आई एम हैप्पी, और दूसरा है वो कह रहा है 7% इंटरेस्ट मुझे चाहिए, देन आई विल बाय दिस। तो आरबीआई हार्ट इमोजी देगा 6 वाले को, क्योंकि आरबीआई ने उसको कम इंटरेस्ट पे करना है, मतलब इनडायरेक्टली बोले गवर्नमेंट ने उसको कम इंटरेस्ट पे करना है। तो आरबीआई ऐसी ऑप्शनिंग या नीलामी कर रही है कि आप इन्वेस्टर लोग बोल दो एट व्हाट इंटरेस्ट रेट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कोई कहे 6, कोई कहे 7, तो जो लोएस्ट वाला ऑप्शनिंग में बोला यहाँ पर आरबीआई उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर करेगी। तो यहाँ आप समझो इंटरेस्ट रेट तो फिक्स हो जाएगा, कितना? 6% टिल मैच्योरिटी। पर एडवांस में फिक्स नहीं था, वो तो ऑप्शनिंग के बाद पता चला। तो जब ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाए ऑप्शन, तो उसको हम कहते हैं मार्केट रेट पे आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी है, जिसका इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने खुद कभी तय किया नहीं था। तो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स हम लोग इस तरह से लेते हैं थ्रू दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू डेट ऑप्शन। अब फिर आप लोग कहेंगे नहीं तो ये लोग न्यूसेंस करें कि ये कहे मैं 1% देता हूँ, ये कहे 0, तो आरबीआई एक वाले को या 0 वाले को दे देगी तो नुकसान हो जाएगा या ऐसा कुछ, या फिर कि ये कहे मुझे 25% इंटरेस्ट चाहिए और ये कहे मुझे 25% इंटरेस्ट चाहिए, तो आरबीआई किसको देगी? तो फिर आरबीआई कैन रिजेक्ट द बिडिंग्स, आरबीआई मना भी कर सकता है अगर उसको हक में नहीं जा रहा है या इसमें गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा। तो ऐसा कोई पिस्तौल नहीं है कि इन्होंने बिडिंग किया तो आरबीआई ने उसको देना ही पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सेंसिबिलिटी पे। एक बात हुई। तो 3 जात की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली, फ्लोटिंग वाली और मार्केट रेट वाली। ज्यादातर मार्केट रेट पे आजकल लोन ज्यादा उठाए जाते हैं। दूसरा एक टर्म है मार्केटेबल डेट। आप समझो प्राइमरी मार्केट कि जहां पर जानते हैं पेटी पैक फ्रेश फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है, अब वो क्या पिलर 1 से याद करो, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की गई 5 इयर्स की मैच्योरिटी है, सपोज ये इन्वेस्टर ने ले लिया और फिर आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको अपना पैसा अनलॉक करना है, वो कर सकता है क्या? हाँ, वो सेकेंडरी मार्केट में उसको रीसेल कर सकता है और एग्जिट मार सकता है, यस दैट इज अलाउड। फिर आरबीआई या गवर्नमेंट वो जो नया इन्वेस्टर है उसको वो पैसा रिटर्न करेगी। तो ये तो जो चीज हो गई ये क्या? डेट है, लोन है, लेकिन इसको हम लोग रीसेल भी कर सकते हैं, यानी इसको मार्केट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मार्केटेबल डेट, बेचने योग्य कर्जा है या बेचने योग्य कर्जे का ऋण पत्र है। दिस लोन पेपर्स आर सेलेबल टू द नेक्स्ट पार्टी, सो इट इज अ मार्केटेबल डेट। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी नॉन मार्केटेबल डेट। फॉर एग्जांपल कि अगर आरबीआई नाबार्ड को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे और उसके लिखा 5 ईयर मैच्योरिटी और स्पेसिफिकली बोला हो कि यू आर नॉट अलाउड टू रीसेल दिस इन द सेकेंडरी मार्केट, तुमने परिपक्वता होने तक मतलब मैच्योरिटी 5 ईयर तक अपने पास ही रखना होगा, किसी और को बेच नहीं सकते, यू मस्ट होल्ड। तो इस केस में आप समझो नाबार्ड फिर आगे सेकेंडरी मार्केट में बेच नहीं सकता, उसने खुद ही इसको छाती पे बांध के बैठना पड़ेगा फॉर 5 ईयर्स। तो ऐसी जो डेट होगी उसको क्या कहेंगे? नॉन मार्केटेबल डेट। नॉन मार्केटेबल डेट व्हिच कैन नॉट बी रीसोल्ड टू द अदर पार्टी इन द सेकेंडरी मार्केट। तराजू है, तराजू में आप समझते हैं इस साइड 5 किलो होगी, इस साइड 4 किलो होगी, तो इसका वेट ज्यादा है, इसलिए तो नीचे ये गिर गया ना। तो आप समझो मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज डेट, मान लीजिए अपनी 121 लाख करोड़ की टोटल पब्लिक डेट या कुछ हो, उसमें से ज्यादातर इंटरनल सोर्सेज से हमने उठाई है, भारत से, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से नहीं। ज्यादातर लोन ऐसे हैं जो हमने रूपी करेंसी में रिटर्न करने, डॉलर में नहीं। ज्यादातर फिक्स्ड वाली है, ज्यादातर लॉन्ग टर्म वाली। माइनॉरिटी लोन ऐसे हैं, मतलब अगर 100 करोड़ है तो हो सकता है उसमें से 4 करोड़ कैसे लोन होंगे जो एक्सटर्नल सोर्स से लिए, अमेरिका यूरोप से, फॉरेन करेंसी में लिए, डॉलर में रिटर्न करना है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले जैसे लिबोर वगैरह, लिबोर क्या था वो लंदन का इंटरबैंक रेट, और शॉर्ट टर्म वाले होंगे। सो दिस इज द डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट। वो एमसीक्यू में कुछ बार पूछते हैं कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप प्रश्न आते हैं, तो ये लॉजिक पे करना है। हो सकता है 2024 का लेटेस्ट डेटा है तो इसमें कुछ जवाब अपने गलत भी हो जाए, बट अंटिल दैट हैपेंस अभी के लिए तो इसको एक्सेप्ट करो कि जनरल पैटर्न कुछ इस तरह की है। सो वी लर्न अबाउट द डेफिसिट टाइप्स, वी लर्न अबाउट द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। कुल मिला के हमने क्या समझा कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस तो गया बजट डेफिसिट कितना? 0। उसमें मार्केट बोरोइंग ऐड किया कितना? 17 लाख करोड़ रुपए उधारी में लिया तो मिला फ्रीजल डेफिसिट। फिर उसमें से पुराने लोन के इंटरेस्ट जो चुकाने थे उसको माइनस किया, -10 तो बचा 7, उसको बोला प्राइमरी डेफिसिट। तो ऐसे नए नंबर क्यों निकाले जाते हैं मैंने आपको बताया ना, ताकि वो दिखा सके कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। सो फॉर दैट दे कीप इन्वेंटिंग न्यू डेफिनेशन, हमको एग्जाम पास करनी है तो उसको रट के जाना है। अब ये ऐसा फिर इसमें क्यों है कैसे वो सब में और मत जाओ, इट इज नॉट हेल्पफुल। सिवाय कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो उसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़े तो बराबर है, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ जहां तक एग्जाम की बात है। नाउ इसके बाद 10 एक मिनट चीज समझते हैं, फिर जो बचता है डोंट वरी वो हम कल समझेंगे। इसके बाद जो चीजें आएंगी वो ऐसी हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज अ बैड थिंग और नॉट अ बैड थिंग। तो इकोनॉमिक सर्वे उसको जस्टिफाई करता है आजकल कि नहीं तो दीर्घकालिक लोन लेना चाहिए, कोरोना के बाद लेना पड़ता है वगैरह। सो दैट इज द नेक्स्ट सेट ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट्स। सपोज गवर्नमेंट को लॉस चल रहा है 70 लाख करोड़ का, तो ये जो घाटे की भरपाई कैसे करोगे? हाउ टू फाइनेंस द डेफिसिट? 70 लाख करोड़ रुपए चाहिए, कहां से लाओगे? आपका ऑप्शन है टैक्स बढ़ा देते हैं। तो भाई कल ही तो हमने पढ़ा था ना लाफेयर का, क्या बोलता है? एक हद तक बढ़ाओगे तो चलेगा, फिर तो इनकम टैक्स कलेक्शन इंप्रूव नहीं होगा, वो तो बाद में तो पब्लिक टैक्स इवेजन चालू कर देगी। सो इंक्रीजिंग द टैक्सेस टू रिपे दिस फिजिकल डेफिसिट, ये तो मतलब सेंस नहीं बन रही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये कहता है कि आरबीआई को बोल दो ना 70 लाख करोड़ रुपए की करेंसी नोट छाप के दे दो गवर्नमेंट को, तो जब जीरो हो गया सेटल। पर भाई ऐसे अंधाधुन नोट आप छापोगे, सपोज मार्केट में उतने ऑनियन टोमेटो सब्जी टमाटर नहीं है और गवर्नमेंट ने ये सब पैसा ले लिया आरबीआई से प्रिंट करवा के, फिर गवर्नमेंट ने जो भी बेनिफिशियरी को पैसा दे दिया, ऑफिसर को सैलरी दे दिया, तो वो तो जाके शॉपिंग करेंगे तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी ऑनियन एंड टोमेटो की, तो वो तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी कि 50 रुपए का ऑनियन 150 का हो जाए। सो प्रिंटिंग मोर मनी इज नॉट द सॉल्यूशन हियर, इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन इफ देयर आर नॉट इनफ गुड्स इन द मार्केट।
अगर जो कभी ऐसा किया जाए कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की लॉस की भरपाई के लिए करेंसी नोट छाप दे, तो उसको हम कहते हैं मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट, नोट छाप देना लोन के चुकाने के लिए। ऐसा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये जो भी ब्रिटेन फ्रांस वगैरह ने ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को बोला कि तुमने ये सब हमारा नुकसान किया, तो तुम हमका लोन मतलब रीपेमेंट करो, हमारा कॉम्पेंसेशन दो, वो रेपरेशन दो, नुकसान की भरपाई करो। तो फिर उन्होंने मतलब जर्मन सरकार ने दे देना नोट छाप के दे दिए, बट देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच करेंसी नोट, क्योंकि मार्केट में तमाम सामान भी होना चाहिए। फिर वो झाड़ू से साफ करे करेंसी नोट। ये महिला ये सब चिमनी है उसमें नोट जला के खाना पका रही है, उनको गर्म रख रही है, ये बच्चे नोट की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। ये भाई साहब इतने नोट लेके गए, तब उसको जाके एक ब्रेड का वो लॉफ होता है जो पैकेट, वो खरीद सकता है, उतनी ज्यादा महंगाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन, व्हेन कार्ट फुल ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय अ सिंगल पैकेट ऑफ ब्रेड। इसके बारे में पिलर 4 में समझेंगे। सो दिस इज कॉल्ड मोनेटाइजिंग ऑफ द डेफिसिट, जब सेंट्रल बैंक दे देना नोट छाप के गवर्नमेंट के लॉस की भरपाई करे। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, वो हमने समझा। हाँ, तो आप समझो कि आपकी एक्सपेंस थी ज्यादा और इनकम थी कम, 70 लाख रुपये आपको चाहिए, टैक्सेशन आप बढ़ा नहीं सकते, नोट ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते, देन अल्टीमेटली व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू बोरो मनी। सरकार ने बाजार से लोन में पैसा लेना होगा टू एडजस्ट दिस 70 लाख रुपीस। 17 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 में इतना कुछ लॉस हमारा चल रहा है। अब आप समझो कि ये जो काम हम करेंगे, इसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट थ्रू बोरोइंग। डेफिसिट मतलब घाटा। घाटा 3 तरह से फाइनेंस हो सकता था, टैक्सेशन से, प्रैक्टिकल नहीं है, करेंसी प्रिंट करके भी फाइनेंस हो सकता था, प्रैक्टिकल नहीं, तो इसलिए बोरोइंग से करें। सो फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब समझो मूवी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि फिल्म प्रोड्यूसर पैसा देके मूवी बनवाता है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, सरकार कहीं से पैसा लोन में लाके वो उसका अपना गेम खेलती है। हाँ, तो डेफिसिट फाइनेंस कैसे करेंगे, बोरोइंग से करेंगे। घाटे की भरपाई के लिए सरकार कर्जा लेती है। मान लीजिए गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, 8% इंटरेस्ट है, 5 ईयर के बाद प्रिंसिपल इंटरेस्ट रिटर्न किया जाएगा। मान लीजिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू किया गया, ये एक बात हुई। पैरेलली आप समझो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। याद रखो इनकम टैक्स एवरी ईयर देना है, करेक्ट। एवरी ईयर की न्यू इनकम पर देना है। पुराने साल की इनकम पे पुराने साल में इनकम टैक्स भर दिया, तो वो सब आप समझो आपका वाइट हो गया। अब उसको बार बार आपको नया इनकम टैक्स नहीं भरना हर साल। सपोज आपकी जॉब लगी, ईयर 1 में आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख, और आपका भी जॉब लगा था, स्वाभाविक बैंक में कुछ पैसा नहीं, तो आपकी ग्रॉस इनकम कितनी हुई, 10 लाख रुपीस। हाँ, तो 10 लाख रुपये पे इनकम टैक्स भरना है, फिर ये आपका पैसा वाइट हो गया, फिर इसमें और टैक्स नहीं भरना है। ईयर 2 में सपोज आपकी सैलरी, आपकी जैसे जॉब एक्सपीरियंस बढ़ती है, एनुअल अप्रेजल आता है, मतलब सैलरी हर साल 10% बढ़ा दिया आपका बॉस, ऐसी बात। सो नाउ 11 लाख रुपीस जो है, हो सकता है आपने पिछले साल थोड़ा पैसा कुछ सेव किया था और बैंक में से आपको इंटरेस्ट मिला 20,000 रुपये इंटरेस्ट। तो ईयर 2 में आपने कितना इनकम टैक्स भरना है, 11 लाख रुपीस की जो आपकी फ्रेश सैलरी आई और 20,000 का जो आपने फ्रेश इंटरेस्ट कमाया, मतलब 11 लाख 20,000 के ऊपर इनकम टैक्स भरना है। आप समझो तब ये पुराने वाले पे वापस नहीं भरना है कि दूसरे साल 10 लाख जो लास्ट ईयर का था और 11 लाख जो इस ईयर का है, मतलब 21 लाख पे टैक्स नहीं भरना। नो, बिकॉज़ ये तो आप समझो ये 10 लाख आपके वाइट हो गए, इसको दे देना खर्चा करो, अभी तो अलग चीज होगी। आपको व्हेन यू स्पेंड इट तो उस पे जीएसटी लगेगा, मोबाइल खरीदोगे, कार खरीदोगे, वो अलग बात है, पर इनकम टैक्स दोबारा नहीं लगेगा। ईयर 3 में आपकी सैलरी बढ़ के 15 लाख हो गई, बैंक में से आपने इंटरेस्ट कमाया 50,000, तो कितना 50,000 रुपये इनकम टैक्स भरो। फिर वो ऐसा नहीं है कि ईयर 3 में ये 10 लाख भी, ये 11 लाख भी और 15 लाख, मतलब 36 लाख इनकम टैक्स भरना, ऐसा नहीं। सो कीप दिस इन माइंड, इनकम टैक्स इज डिवाइडेड ऑन न्यू इनकम एवरी ईयर। अब यहाँ पर ही एक इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो एक थियरी देता है जिसका नाम है रिकार्डियन इक्विवेलेंस, हमको इसलिए पढ़ने क्योंकि एनसीईआरटी में दी है। तो रिकार्डो क्या बोलता है कि देखो गवर्नमेंट इज बोरिंग टू मच मनी, सरकार बहुत ज्यादा लोन में पैसा ले रही है, और प्रेजेंटली सरकार क्या कर रही है, लोक लुभावन मतलब पॉपुलिज्म के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इनकम टैक्स में भी रिबेट और माफी दे रही है। अब याद करो ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो आपको 5 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स नहीं बनना, क्योंकि उसकी इनकम टैक्स बनना था 12,500 पर उतना तो रिबेट मिल गया। या हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो उसमें 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं बनना, वैसे बनना था 25,000 पर वो रिबेट में मिल गया, तो नहीं बनना है। तो अभी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैं अभी अपना पैसा बचा लूं, आई शुड सेव मोर पोर्शन ऑफ माई सैलरी राइट नाउ, क्योंकि फ्यूचर में ये होगा कि 5 साल बाद गवर्नमेंट ने ये 1000 करोड़ रिटर्न करने होंगे, तो वो मेरे पे इनकम टैक्स बढ़ा देगी और मुझे बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। भविष्य में सरकार अपने कर्जों की भरपाई के लिए मुझ पे ज्यादा टैक्स मांगेगी, तो मेरी बचत नहीं होगी। लेट मी टेक यू बैक। आप समझिए 10 लाख की आपकी सैलरी है, इस पे आपको टैक्स लगेगा, अपन समझो 7 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं ना अभी, तो न्यू टैक्स रिजीम की मैं बात करूं तो 3 लाख रुपए का टैक्स भरना है, तो वो तब मैनेज हो जाएगा। बट देन जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे आफ्टर 3 इयर्स, मान लीजिए गवर्नमेंट कहे कि अब से ये सब रिबेट देना बंद, न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको वो बोले कि अच्छा तुम्हारा वो, जैसे आप समझते पेटीएम में क्या चलता है, पहले आपको बहुत कैशबैक देते थे, आजकल कुछ कैशबैक नहीं। सिमिलरली एट दैट टाइम गवर्नमेंट विल से भाई नो रिबेट, ये पूरी रकम 15 लाख पे तुमने इनकम टैक्स भरना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लाख पे भरना या 7 लाख पे भरना कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा था जो व्हाइट हो गया था, उसमें अगर आप सेव कर लेते तो आपका सेव हो जाता। इस स्टेज पे आओगे तो सेव करने का मौका ही नहीं रहेगा, उससे पहले गवर्नमेंट आपका सब नींबू निचोड़ के दे विल स्क्वीज द लेमन्स एंड टेक ऑल द मनी। सो पीपल आर प्रूडेंट, लोग भविष्य का सोचते हैं और पैसा बचत करते हैं, ऐसा रिकार्डो बोलता है। तो रिकार्डो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि देखो जब भी सरकार ज्यादा कर्जा लेगी, मान लीजिए पहले 500 करोड़ लोन में लेते थे, अभी 1000 करोड़ लोन में लेते हैं, व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, तो जनता होशियार होती है, जनता क्या करती है, ज्यादा पैसा बचत करना शुरू करती है। देयर विल बी मोर सेविंग बाय द पीपल, बिकॉज़ पीपल फियर दैट इन फ्यूचर देयर विल बी टैक्स हाइक, भविष्य में सरकार टैक्स बढ़ा देगी, ये जो अभी लोन लिया उसका पैसा वापस करने के लिए। तो आप समझो ये 1000 करोड़ देना है तो किसी से तो टैक्स लेना पड़ेगा ना, तभी जाके इन्वेस्टर का पैसा तो रिटर्न होगा। सो एट सम पॉइंट गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस, दैट इज द चैलेंज। अब यहाँ तो इसमें क्या है ना, पब्लिक सेविंग करे, गांधी जी ने भी बोला था कम पैसा खर्च करो, मितव्ययता रखो, बट दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। क्योंकि आप समझो अगर पब्लिक कंजम्पशन कम करती है तो ये जितनी कंपनियां इनकी सब अनसोल्ड इन्वेंटरी, उनका सामान बिकेगा नहीं, और सामान नहीं बिकेगा तो फिर वो अपनी फैक्ट्री में लोगों को काम पे नहीं रखेंगे, देयर कुड बी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, बीच में द हिंदू में एक रिपोर्ट आया कि नॉर्मली ये कार शोरूम के अंदर जो भी गाड़ी आती है विदिन 1 मंथ बिक जाती है, उनकी स्टॉक 1 महीने में खत्म हो जाता है, वो फ्रेश लाते रहते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या, 6 महीने से स्टॉक पड़ा है, कोई खरीद नहीं रहा है। ये सब कार शोरूम वालों को ऐसा लगता है कि दिवाली में स्टॉक सब बिक जाएगा, दिवाली में लोग कार खरीदेंगे, बट इफ दैट डज नॉट हैपन तो जनवरी महीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप समझो गाड़ियां बंद रही, कोई खरीद नहीं रहा है, एंड देन तो फिर अल्टीमेटली क्या, मारुति कंपनी वाला एक साथ 3000 4000 लोगों को नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि गाड़ी रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना, यू कैन नॉट कीप प्रोड्यूसिंग इट इफ यू डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टोर। तो सोचो उस केस पे कब नेगेटिव हेडलाइन आएगी, तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। सो इफ द कंजम्पशन डिक्लाइन, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरीज एंड इट कुड क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा पहले भी एक बार कुछ हमको देखने को मिलता है 2019 में 25% डाउन कार सेल्स, और फिर मारुति ने 4000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, ऐसा सब। खैर, तो डेविड रिकार्डो क्या बोल रहे हैं कि जब भी गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लोन में लेती है तो पब्लिक ज्यादा पैसा सेव करती है, जिसके चलते कंजम्पशन कम होता है, तो फिर जॉब लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज हिज आर्गुमेंट।
हाँ, तो डेफिसिट बढ़ती है, उसको फाइनेंस करने के लिए एट सम पॉइंट गवर्नमेंट ने वो सब टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, जॉब लॉस हो जाएगी वगैरह, ऐसा रिकार्डो ने बोला। ये चार्ट आपके हैंडआउट में दिया है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे वो क्या बोलता है कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया। अब आर्गुमेंट चालू होता है। देखिए 2020 में आप जानते हैं कोरोना आया, तो कोरोना में तो गवर्नमेंट को वैसे भी ज्यादा लोन लेने पड़े, और इकोनॉमिक सर्वे का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिफेंड करे, जस्टिफाई करे, ग्लोरीफाई करे, तो वो हमेशा जस्टिफाई करेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो क्या करेगा, वो इसको रोस्ट करेगा, डेविड रिकार्डो की तो सस्ता नशा करता है, इसको कुछ पता नहीं, इंडिया की इकोनॉमी अलग चलती है वगैरह। सो आई विल जस्टिफाई दैट क्लासिकल थियरीज आर रॉन्ग एंड वी शुड बोरो मनी टू रिवाइव द इकोनॉमी, दे दनादन हमको लोन लेना चाहिए, ये तो रिकार्डो वगैरह तो बोलते रहते हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे अपने आप को कैसे डिफेंड करता है, गवर्नमेंट को कैसे डिफेंड करता है, वो कैसे रिकार्डो को रोस्ट करता है, उसको समझते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि ये जो रिकार्डो है उसकी सब थियरी इंडिया के कंटेक्स्ट में रॉन्ग है, और फिर वो उसके कारण देता है। ये जो हमने देखा कि एवरी ईयर फ्रेश इनकम पे आपने इनकम टैक्स भरना है, बराबर। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है ज्यादातर भारतीय तो इनकम टैक्स भरते ही नहीं ना, मोस्ट इंडियन डू नॉट पे इनकम टैक्स, हार्डली 7% ऑफ आवर वोटर्स पे इनकम टैक्स। तो बाकी जो जनता है वो तो उसने तो एक तो शायद पढ़ा भी ना हो रिकार्डो कौन था क्या बोला था, और उसको इनकम टैक्स भरना भी नहीं, तो क्यों चिंता करेगा सरकार कितना लोन ले रही है। दिस इज वन आर्गुमेंट। सेकंड, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि फ्यूचर में कितनी फिजिकल डेफिसिट होगी, टैक्स के क्या रेट होंगे, हमें कितनी सेविंग करनी चाहिए, पब्लिक उसके बारे में कभी फुल्ली रैशनल एकदम तार्किक रूप से निर्णय नहीं लेती है। लोग भावनाओं में बहकर शॉपिंग करते हैं, दे डू शॉपिंग इंपल्सिवली। ये जो आईफोन की लाइन लगी है, ये जो लाइन लगी है कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मतलब हवा पानी खुराक नहीं चाहिए, मुझे बस आईफोन चाहिए, तो ये लोग तो क्या रिकार्डो को पूछ के थोड़ी गए थे। रिकार्डो क्या बोला कि गवर्नमेंट ज्यादा लोन लेगी तो पब्लिक सेविंग ज्यादा करेगी, क्योंकि उनको इनकम टैक्स भरने का डर लगेगा, तो आईफोन नहीं खरीदेंगे, पर ये तो सब खरीद रहे हैं, बिकॉज पीपल डू द थिंग्स इंपल्सिवली, भावना वो तो काम करते हैं। और दूसरी आप समझो रिकार्डो जब भी पैदा मान लीजिए 1600 में, तब तो इतनी शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी ना। आपने अगर एक बार टेबल और चेयर खरीदा तो पूरी जिंदगी रहेगा आपके साथ, आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे भी वही टेबल चेयर यूज करेंगे, क्योंकि तब इतनी वैरायटी नहीं। आज आप नीलकमल कोई चेयर खरीदते हैं, कुछ दिन बाद आपको पसंद नहीं आया, वैसे भी प्लास्टिक की टूट गई, आपको नया लेना है। सो नाउ चॉइसेस आर एनलार्ज्ड, कंज्यूमरिज्म इज इंक्रीजिंग, उपभोक्ता बढ़ रहा है, तो लोग ये सब सोचते नहीं बैठे इनकम टैक्स कितना है या वो। सो देयरफॉर इकोनॉमिक सर्विसेज कि ये सब क्लासिकल थियरी रिकार्डो की बराबर है, बट दे आर रॉन्ग। और हमें तो कोरोना के बाद इंडियन इकोनॉमी को खड़ा करना है, तो लोन में पैसा लेना चाहिए, हमें रिकार्डो की थियरी से डरना नहीं चाहिए। तो आज हमने कितना समझा फिजिकल डेफिसिट और दूसरे डेफिसिट के टाइप देखे, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, रिकार्डो की इक्विवेलेंस थियरी, और वो क्यों इंडिया के लिए गलत है। उसके बाद ऐसी और भी 3-4 थियरी और वो इंडिया के लिए गलत है, वो कल देखेंगे। उसके बाद और भी छोटे मोटे टॉपिक्स है, दैट आल्सो विल फिनिश टुमारो। आपका होमवर्क क्या है भाई, ये जितने फॉर्मूला समझे वो सब लिख के तैयार करो, कल तक पता होना चाहिए। कल वैसे भी संडे है, जितने बैकलॉग बाकी सब्जेक्ट है वो भी खत्म करो। संडे मतलब एकदम गोल्डन चीज है, अगर आप सही से इस्तेमाल करो, खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, यू कैन कवर लॉट ऑफ थिंग्स। फिर वरना ऐसे ही हंसी मजाक में खत्म हो जाए, संडे पता भी नहीं चले, तो फिर वापस यू आर इन द सेम साइकिल, 7 महीने बचे हैं या उससे भी कम। सो गेट योर हाउस इन ऑर्डर, बेस्ट विशेस, मिलते हैं।